इन कॉम्पिटिशन, इन दिस कॉम्पिटिशन लोग एमबी करते हैं, बीटेक करते हैं और 2 साल जॉब करते हैं, 2-3 साल बाद छोड़ देते हैं। तो क्या उन्हें क्लैरिटी नहीं होती उन्हें करना क्या है? आइडिया देने के लिए चैट जीपीटी है, रास्ते पे चलने के लिए गूगल मैप है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली, और उसका क्या यूज है डेली लाइफ, तो सर आप क्या कैसे से डिफाइन करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या मैंने गलत डिसीजन लिया था या मेरा स्वॉट जिनको करना चाहिए था उन्होंने सही नहीं किया? टॉपिक को अनलॉक कर पाऊँ कि ताकि मुझे पता हो कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, दिस टाइम जिससे कि पोटेंशियल लो, तो वो कैसे हो सकता है सर? लोगों को आजकल शोकेस करने में मजा आ रहा है। उसमें जाओगे तो मैनिफेस्ट तो नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट रह जाएगा, आप खाली मांगते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। जो आपने सवाल पूछा है कि करियर स्विच क्यों किया, तो करियर मेरा 2 बार स्विच हुआ। ड्रीम जो देखते हैं और जो एक्चुअल होता है वो उसके पीछे जो गैप है, आई थिंक वो एक मेन रीजन है फेलियर जो कहीं ना कहीं वो रिसीव हो रहा है। अब अपना करियर परस्यू कर लूं, अरे भैया ये कहने में सुनने में अच्छा लगता है कि आपने तब स्टार्ट कर लिया। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और डिपेंडेंट हो किसी भी इरा में, आज या 50 साल पहले या अगले आने वाले सोशल में, तो एआई उसी को रिप्लेस कर रहा है जो खुद ये मान के बैठा कि मुझे रिप्लेस होना है। वो चीज सच में है कि कभी बोलते हैं यार मैंने गलती से नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव ही हो गया। तो ये क्या काइंड ऑफ ऐसे ही है कि नेगेटिव थॉट्स की साइंस है और मैनिफेस्टेशन की जो साइंस है ये बिल्कुल ऐसी है कि जो हम सोचते वही होता है। हाय सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया, और ऑब्वियसली इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी से मिलते हैं तो और ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं। सर हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन बेसिकली? अभी क्या चल रहा है? अभी तो भाई आप लोगों ने बुला रखा है तो मस्त चल रही है। सर फर्स्ट मैं तो कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं एंड दिस जर्नी, हाउ इज द जर्नी आपने जो स्टार्ट किया था और आपके 1 लाख सब्सक्राइबर, हाउ यू फील राइट नाउ? मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले 45 दिन की जर्नी है, लास्ट 45 डेज में जो हुआ है सब कुछ हुआ है, तो इतना प्यार मिलेगा, देखो ये तो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड नहीं था, और जितनी जल्दी प्यार मिला और इस लेवल का मिला तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लोगों को पसंद आ रहा है, उनको लगता है कि हम कुछ शायद कुछ गाइड या हेल्प कर पाए। तो जिस इंटेंट से शुरू किया था वो इंटेंट अगर पूरा हो रहा है तो मोटिवेशन मिलता है, जब मोटिवेशन मिलता है तो यू फील जॉय। आई एम फीलिंग जॉय एक्चुअली। यू ऑन द क्लाउड 9 सर? क्लाउड 9 तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही सटल रहना पसंद है, सेटल रहना पसंद है, तो अभी उस पे नहीं जाना चाहूंगा। क्लाउड 9 तो नहीं है अभी। सो एज वी नो सर कि आपकी जो पहली जर्नी थी, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते थे, यू वर्क विद द बिग जायंट्स। सो आपने आई थिंक आपने 9 या 10 साल काम किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वी नो, और आपने एकदम जो अपनी करियर स्विच करने न्यूरो साइंस है, तो बेसिकली व्हाट इज न्यूरो साइंस और आपका कैसे इंटरेस्ट आया? क्या आपने क्या किसी को कभी गाइड किया रिलेट टू द न्यूरो साइंस, और आपने क्या ब्रेन परफॉर्मेंस पर कभी बात की साथ जहाँ पे आपको फीडबैक लगाओ कि दिस इज राइट फीडबैक आई रिसीव, और क्या मुझे उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि व्हाइल वी स्विच आउट करें तो वो डिफिकल्ट टास्क होता है किसी के लिए आज की डेट में। और तो आपको सर कैसा, आप क्या आपका इंटेंट था करियर स्विच करने के लिए एकदम? करियर देखो, जो आपने सवाल पूछा कि करियर स्विच क्यों किया, तो करियर मेरा 2 बार स्विच हुआ था। 2 बार? हाँ, एक बार तो हुआ था बाय फोर्स और एक बार हुआ था बाय चॉइस। बाय फोर्स तब हुआ था जब मैंने आईटी ग्रेजुएशन कर लिया और मुझे लगा मैं कोडिंग कर सकता हूँ, और मैं जब जॉब करने लगा तो अपनी रिलीज पता लग गया कि मैं इस लायक हूँ नहीं, तो ये कंफर्म था कि वो निकाल देंगे, और थोड़ा सा ईगो था मेरे में कि निकालने से पहले छोड़ दो। तो वहां पेन था ये, क्योंकि आपने घर वालों का 10-12-15 लाख रुपए लगा दिया और अब आप पढ़े लिखे बेरोजगार हो, जिसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं नलायक, और आपका छोटा भाई जब आपका इंजीनियर बन चुका हो और वो अच्छी जॉब में हो, तो वो जो टैग लगता है ना कि घर में एक कामयाब और एक कामयाब नहीं है, तो और ज्यादा पेनफुल होता है। बट मेरे पे ऊपर वाले की कृपा अच्छी थी, तो मुझे बैंक में काम करने का मौका मिला, इंटरनेशनल बैंक्स में, नेशनल बैंक्स में काम करने का मौका मिला। तो वो बाय लक मुझे ऐसा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद हमने इस पर बहुत मेहनत करी। तो वो मेरा फील्ड नहीं था बिकॉज अ नॉन कॉमर्स पर्सन, लेकिन हमें 7-8 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली, अच्छा हमने काम किया, रिकॉग्निशन मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला। वहां से फिर आता है बाय चॉइस। जब ये मिल गया तब ये दिमाग में आना शुरू हो गया, मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ तो ये कर सकता हूँ, तो अपने के लिए काम क्यों ना करूँ, खुद के लिए कुछ शुरू करें, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करें, कुछ बिजनेस करें। तो वहां से फिर मैंने ये फील्ड को ड्रॉप किया। मैंने जब ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन था, फैमिली में भी था, चीजें सही तरह से प्लेस हो ये बहुत जरूरी था, और पहले 3 साल हुई भी नहीं प्लेस।
हमने किसी और बिजनेस के लिए ड्रॉप किया था, तो बिजनेस नहीं चले थे हमारे। बिजनेस बहुत अच्छे थे, आज भी चलते हैं हमारे, बट मैं उसके लिए सही नहीं था। तो लोगों को गलतफहमी होती है कि बिजनेस खराब है। मेरा बिजनेस कोई खराब नहीं था, मेरी फैमिली आज भी बिजनेस रन करती है वो, लेकिन उनके लिए मैं कंपैटिबल नहीं था। तो मेरे बिहेवियर के अकॉर्डिंग, मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा था। तो somehow मुझे एजुकेशन में बहुत शौक था, कुछ करना था उसमें, लेकिन क्या करना था, एक क्लैरिटी नहीं थी। तो वहां से ही मुझे इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पता लगा, क्लैरिटी के बारे में पता लगा। वो तब पता लगा जब मैंने एक अच्छी जॉब छोड़ दी है और अपना बिजनेस में अच्छा खासा पैसा लगाकर वेस्ट कर दिया है, क्योंकि उसे लर्निंग नहीं बोलता मैं। पैसे खर्च करके अगर लर्निंग है और उसको आप कंटिन्यू नहीं कर रहे तो वो लर्निंग नहीं है, वो वेस्टेज है। हाँ, उसी को अगर परस्यू करता तो मैं लर्निंग बोलता उसको। तो वहां से जब मुझे मेरे बारे में पता लगा, जब किसी ने मुझे गाइड किया और मुझे जब क्लैरिटी मिली अपनी लाइफ में, तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे काम ही यही करना है। तो मुझे एट द एज ऑफ 33 अगर गाइडेंस मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, तो 22 में क्यों नहीं, 18 में क्यों नहीं, 17 में क्यों नहीं। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो जैसा आपने बोला कि आप बिजनेस में आपको फेलियर मतलब वो सकते कि वो सक्सेस नहीं हुआ, इट कैन बी कंसिडर एज अ फेलियर। लेकिन हम बोलते हैं कि जब हमें कहीं फेलियर मिलते हैं, लेकिन हम उसके बाद ही हम कुछ सीखते हैं, rather than हम सक्सेस से जो नहीं सीख पाते, फेलियर ज्यादा सीखते हैं। तो आपका क्या पॉइंट आउट है इस चीज पे? देखिए, फेल तो बिजनेस तो नहीं हुआ था, हाँ, फेल तो मैं हुआ था, क्योंकि मुझे वो काम पसंद नहीं आया। ओके, या ये समझ लूं कि उस काम में मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। जिस चीज के लिए मैंने जॉब छोड़ी कि मुझे कुछ करना है, अब लाइफ का गोल नहीं पता था, तो कुछ करना है, तो कुछ करने के चक्कर में कुछ तो किया मैंने। तो सबसे पहले क्या किया, जो सबसे कंफर्टेबल था, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मेरे चाचा जी का बिजनेस था, वो ज्वाइन कर लिया। तो वहां फ्रिक्शन होना था, क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है और बिजनेस को रन करने का तरीका अलग है। दो अलग अलग चीजें थी। तो मेरी और बिजनेस की नहीं बनी। तो बिजनेस तो अच्छा था, मेरी नहीं बनी उसके साथ, बिजनेस के साथ। तो मुझे वहां ड्रॉप करना पड़ा। इसलिए मैं इसलिए लर्निंग नहीं बोलता उसको। लर्निंग सिर्फ एक मिली, क्लैरिटी नहीं है ना, तो हाथ मत डालो। और ये कहना कि क्लैरिटी के लिए हाथ डाल लो, ये बेवकूफी है। छोटे छोटे रिस्क लिए जा सकते हैं, लाइफ के साथ रिस्क नहीं लिए जा सकते। बेसिकली सर, जो हमारे गोल ही नहीं है, अगर हम उस गोल, जो हमारे गोल ही नहीं, जिसका हम सोच ही नहीं रहे हैं, ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ना पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस गोल को हम अचीव करने के पीछे जा रहे हैं, लेकिन वो गोल अचीव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। सो बेसिकली जब भी कोई गोल अचीव करने के लिए सबसे पहली चीज है क्लियरिटी। तो क्लियरिटी इज इम्पोर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और जैसे भी लोग बोलते हैं कि यार मैं जॉब में तो गया, लेकिन मेरी जॉब में जाकर मुझे मजा नहीं आया, मैंने जॉब छोड़ दी, ये 2 साल बाद जॉब छोड़ दी, और फिर 2 साल बाद से ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और ऐसे हम काफी एग्जाम्पल देखते हैं कि इन अ कॉम्पिटिशन, इन दिस कॉम्पिटिशन लोग एमबी करते हैं, बीटेक करते हैं और 2 साल जॉब करते हैं, 2-3 साल बाद छोड़ देते हैं। तो क्या उन्हें क्लियरिटी नहीं होती, उन्हें करना क्या है, या फिर उनके कहीं माइंड ब्लॉकेज होता है कि बाद में आज समझ आता है कि अरे मैंने जॉब छोड़ी, गलती कर दी 2 साल बाद, कि अब मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो सर उसके ऊपर क्या कहना है? अभी आपने अगर रिपोर्ट पढ़ी हो तो एक रिसर्च भी आई है, और मेरे ख्याल एसोचैम की शायद रिपोर्ट है, वो 2016 की है। 93% बी स्कूल पास आउट्स या तो अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ये मेरी रिपोर्ट तो है नहीं, गवर्नमेंट बता रही है। उसके बाद अभी एक और रिसर्च हुई है, बी स्कूल से और टॉप के आईआईटी कॉलेज से पास आउट हुए 23%। इतना टफ, आप इतना पैसा लगाकर इतने 2 से 4 साल की जर्नी को पूरा परस्यू करके उसके बाद आप जॉब ड्रॉप कर देते हो, वो भी 18 महीने के अंदर। 18 महीने जॉब इसलिए छोड़ दी, ये नहीं कि और बेटर जॉब लेनी है, इसलिए कि आपसे हो नहीं रही है। बहुत सारे कारण इसके, मैं उस जॉब के लिए फिट नहीं हूँ, उस जॉब के लिए कंपैटिबल नहीं हूँ, मुझे उस जॉब में मजा नहीं आ रहा। इस तरह के जब वर्ड्स यूज करते हैं तो आपके पास रीजन ही नहीं था। एक्चुअली हम पता है काम क्या करते हैं, मेरे को शर्ट आता 40 का, अब मुझे 36 का शर्ट दोगे तो मैं पहन तो नहीं पाऊंगा, और फिट होने की मैं कोशिश करूंगा, और फिट होने के चक्कर में या अपने आप को श्रिंक करूंगा और मुझे सफोकेशन फील होगा। मुझे मेरा साइज पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 बच्चों ने रनिंग करनी है, दौड़ में भाग लेना है, एक को आपने 9 नंबर का जूता पहनाया और एक को 6 नंबर का जूता पहनाया, कौन से जूते वाला जीतेगा सर? जिसकी जो तो फिट आ रहा है, जूता जिसका मतलब लोग बोलते हैं ना बड़ा करियर, बड़ा जैसे एमबीए करने के बाद बड़ा फील्ड मिलेगा, इंजन, तो कैसे हिसाब से 9 नंबर वाला जीतना चाहिए। लेकिन क्या 9 नंबर वाला जीतेगा? मैं उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दूं तो अगर मैं 6 नंबर के पैर वाले को 9 नंबर पहना दूं और 9 नंबर के पैर वाले को 6 नंबर पहना दूं, तब सर दोनों हारेंगे, क्योंकि वो जो चीज में जा रहे हैं वो फिट ही नहीं है उनकी, फिटिंग, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली।
तो यानी कि हमें इतना बेसिक पता है, अगर पैर सही नहीं है, मतलब पैर का जूता लेना है तो हम पहले देखते हैं कि इस पैर में जूता आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब करियर चूज करना है तो हम करियर को मैप ही नहीं करते, सोचते ही नहीं कि ये इस ब्रेन के लिए फिट है। नहीं, करियर कोई बुरा नहीं होता, करियर सारे शानदार है, लेकिन क्या उस करियर के लिए मेरा ब्रेन फिट है क्या, ये सोचना, ये सबसे पहले समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे किसी का ध्यान जाता नहीं है। इस वजह से हम जॉब छोड़ते हैं, मन नहीं लगता, और फिर बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जैसे आपने बोला कि 2 साल में जॉब छोड़ देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। पछताते क्यों है फिर वो? इसलिए पछताते हैं कि तब भी उन्होंने जो डिसीजन लिया, या तो इन्फ्लुएंस होकर ले लिया, या फिर आजकल बहुत सारे फैंसी वर्ड चल रहे हैं, खुद का करो, पैशन के पीछे भागो, मन के पीछे भागो। सबसे बड़ी बेवकूफी है, और मेरी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम्हें मन के पीछे भागना, तुम भागो, किसी और को क्यों फंसा रहे हो? मन ने आज तक मुझे बताओ कौन सी अच्छी बात बोली है? सर मन तो हमेशा ये बोलता है कि इसको 5 बजे मत उठ, वर्कआउट मत कर, अरे खाना खा ले, सो जा। मन की तो मन तो आपको कभी सही बोल नहीं सकता, कंट्रोल ही करता है मन तो हमेशा तुम्हें। मन कंट्रोल कर रहा है तो यानी कि आप गलत डायरेक्शन में हो। ऑब्वियसली आपको कुछ भी ऐसा खाने का मन करेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा करने का मन करेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो मन के हिसाब से तो नहीं चला जा सकता। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसके बेस पे अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ और ऊपर से मेरा बिहेवियर भी ऐसा है इम्पल्सिव डिसीजन लेने का, तो फिर वो डिसीजन गलत ही होगा, ये तय है। इम्पल्सिव डिसीजन हमेशा एग्रेशन के अंदर लिया जाता है सर। नहीं, एग्रेशन में तो नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, खाली एग्रेशन नहीं होता उसके। एक रीजन होता है कि कभी कभी एग्रेसिव मोड में आते हैं कि अरे मुझे करने नहीं है, कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तो इस काइंड ऑफ की एग्रेशन। ये एग्रेशन नहीं है, इसे बोलते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी, इसे बोलते हैं लैक ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो खाली एग्रेशन नहीं है वो, तो इम्पल्सिव होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, इस वजह से डिसीजन गलत होता है। बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी, जब भी हम किसी फील्ड में अपने आप को एंटर कर रहे हैं कि दिस इज राइट और रॉन्ग, और उससे पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि इस फील्ड में जाके ये हमें ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, ये चैलेंज मिलेंगे, अगर इन्हें पूरा कर सके तो ठीक है, इस फील्ड में आते हैं, अदरवाइज नहीं। अब होता क्या है ना बहुत बार कि आजकल स्टूडेंट ना ड्रीम देख लेते हैं पहले एमपी कॉलेज में कि हमें जॉब मिलेगी, हम तो डायरेक्टली उस जॉब में मैनेजर जाके बन जाएंगे। लेकिन वहाँ क्या होता है कि अगर एमएनसी से देखा जाए तो बहुत सारे आजकल तक स्टार्टिंग 2 साल तो बहुत काम करना पड़ेगा, 2 साल के बाद मे बी यू विल एट दैट लेवल जहाँ पर तुम्हें थोड़ा काम स्ट्रेस कम हो, क्योंकि तुम्हें एक लर्निंग हो जाएगी, तुम्हें शॉर्टकट्स आ जाएंगे करने। लेकिन स्टार्टिंग में तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन उस 2 या 3 साल की पीरियड में क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि अरे मैंने तो ड्रीम किया था, ये तो रगड़वा रहे हैं मुझसे, काम करवा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आई थिंक एक वो चीज हो रही है जहाँ पे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे और जॉब आई थिंक करने की ड्रॉप कर रहे हैं। उसके बाद में लगता है कि अरे ये मेरी लाइफ नहीं, तो सबकी लाइफ ऐसी है। जब 2 या 3 साल बाद शायद रियलाइज होता है कि मैंने करियर स्विच कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है 5 साल तक करियर बहुत जल्दी लोग स्विच करते हैं। एंड आई थिंक इज बिहाइंड दैट की डिसीजन मेकिंग पावर, और उनके पास कंप्लीट क्लैरिटी नहीं होती है लाइफ में करना ही क्या है। ड्रीम जो देखते हैं और जो एक्चुअल होता है वो उसके बीच में जो गैप है, आई थिंक वो एक मेन रीजन है फेलियर जो कहीं ना कहीं वो रिसीव हो रहा है। तो वो फेलियर से लर्निंग का कोई मतलब नहीं है, हम जिसको बोलते हैं लर्निंग। देखिए लर्निंग के भी फेजेस होते हैं। आपने अपनी लाइफ में आपको 40 साल की उम्र में पता लगे कि आप क्रिकेट अच्छा खेल सकते थे, तो ऐसी लर्निंग का क्या करूं? एग्जैक्टली 35 साल की उम्र में आपको पता लग रहा है आप अच्छे सिंगर हो सकते थे, ऐसी लर्निंग का क्या करूं कि मैं अब अपना करियर परस्यू कर लूं? अरे भैया, ये कहने में सुनने में अच्छा लगता है कि आपने तब स्टार्ट कर लिया, 65 साल की उम्र में KFC स्टार्ट हो गया, अरे ठीक है, इट्स अ मोटिवेशन। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करो तो आपके लिए पहले अगर आप फैमिली परस्यू कर रहे हो, फैमिली को आपको फीड करना है, आपको अपने आप को फीड करना है, आपने बहुत सारी चीजें जिसको आपको करना है, तो आपको उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसको डिसीजन लेने के लिए आपको अपने बारे में डिटेल में बताना चाहिए। लोग गलती क्या कर रहे हैं, मुझे आपके बारे में 50,000 चीजें पता है क्या आप में अच्छी नहीं है, और 10 चीजें ये भी नहीं पता कि मुझे खाने में क्या पसंद है। अपने बारे में ढेला नहीं पता, सामने वाले को सब कुछ पता है, ये यहाँ पे गलती है। तो वहां हमें थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, तो ये ब्लंडर्स नहीं होंगे। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, अब तो इतने सारे तरीके हैं। जब आपके पास कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी है, आइडिया देने के लिए चैट जीपीटी है, रास्ते पे चलने के लिए गूगल मैप है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी है, ड्राइवरलेस कार आ गई है, तो भैया टेक्नोलॉजी के युग में हो तो कम से कम उतना ही काम कर लो कि टेक्नोलॉजी से ही पूछ लो कौन हो आप, हु एम आई। एग्जैक्टली चैट जीपीटी जैसा आपने अभी बात की, चैट जीपीटी तो बहुत पॉपुलर है। अगर आप पहले कोई पीपीटी बनानी होती थी, आपको खुद के माइंड आइडियाज लगाने पड़ते थे, अरे ये मैं करता हूँ फिर ये पीपीटी बनेगी।
अब आप चैट जीपीटी जाओ, एक आप कीवर्ड डालो, आप वो पूरी पीपीटी बन जाएगी, मतलब आपको एफर्ट नहीं डालने। तो बेसिकली सर दिस इज यूजफुल टू न्यू कमर्स कि वो एक कीवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन उसे अंडरस्टैंडिंग तो कुछ भी नहीं थी, वो तो एक कॉपी पेस्ट हो रहा है पूरा पीपीटी में। और अर्लियर क्या हो रहा था कि हम जैसे कि कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो पीपीटी पूरा 2 दिन 3 दिन थीसिस में देते थे। तो कंप्लीटली वो चीज बेटर थी, या फिर जो चैट जीपीटी से लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है? और उसका क्या मतलब इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ रहा है, क्या इसके फायदे क्या नुकसान है? देखिए टेक्नोलॉजी ना दो धारी तलवार है, हम्म, वो आपको काट भी सकती है, वो आपको बचा भी सकती है। यूज कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। चैट जीपीटी मैंने लिखा कि मुझे इस पॉडकास्ट पे क्या सवाल पूछने, वो सवाल आ गए। हम्म, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं सवाल उसको दूंगा, उसको रिफाइन करवाऊंगा। तो चैट जीपीटी से क्या काम लेना है वो आपको आना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होती है। तो आपको कभी भी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और डिपेंडेंट हो किसी भी इरा में, आज या 50 साल पहले या अगले आने वाले सोशल में, तो एआई उसी को रिप्लेस कर रहा है जो खुद ये मान के बैठा कि मुझे रिप्लेस होना है। जिसके पास खुद ये पावर है कि मुझे रिप्लेस नहीं होना, वो खुद एआई को ट्रेन कर रहा है। तो एआई बनाया तो हम लोगों ने ही है, तो अगर हम उसको चलाएंगे या वो हमें चलाएगा। तो अगर मैं रिप्लेस, जैसे एसटीडी पीसीओ पहले चला करते थे, आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं पता। सर पता है, पता है? मुझे ऐसा लगा पता नहीं हमारे टाइम में थे। एसटीडी पीसीओ के लिए लाइन लगती थी। एग्जैक्टली। एसटीडी पीसीओ जिनके थे, क्या वो भूखे मर गए बंद होने के बाद? नहीं। अगर वो एसटीडी पीसीओ वाले ने अपना दिमाग चलाया, एनवायरनमेंट से सीखा, उसने नई चीजों को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद उसने अगर मोबाइल की शॉप खोल ली तो आज सर्वाइव कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। अगर मैंने मान के चलाया अरे नहीं मेरा ही पीसीओ चलेगा, तो भैया टेक्नोलॉजी आपको बाहर निकाल देगी, तो वो लोग खत्म भी हो गए फिर। तो आपका एडेप्शन, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी और आपका इंटेंट कि हाँ मैं लर्न करने के लिए, चेंज होने के लिए तैयार हूं, तो आपको कभी भी कोई भी इरा में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी बाहर नहीं निकाल सकती। अगर नहीं है तो आप कभी भी रिप्लेसेबल हो। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था जो कि चैट जीपीटी यूज करता था। अब चैट जीपीटी तो चैट जीपीटी है, आप कीवर्ड डाल दो, आपको प्रॉपर वो सब कंटेंट दे रही है, आपने थोड़ा बहुत एडिट किया तक। तो जब उसे बोला कि तू एक क्या मेल लिख सकता है, तो वो कह कि मैं मेल तो लिख दूंगा लेकिन चैट जीपीटी से मेल लिखूंगा। अब हर जगह मतलब चैट जीपीटी से आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल तुम 4 लोगों के सामने बैठा हो और तुम कुछ लिखना है, तो चैट जीपीटी ठीक है, इज अ टेक्नोलॉजी जो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या। इज अभी हो क्या रहा है कि लोग कॉपी पेस्ट, तो इट्स लाइक ए डिपेंडेबल, तो एक चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ सर, आपको कितने मोबाइल नंबर याद है? मुझे 2-3 होंगे घर के। हमारे पेरेंट्स को सारे नंबर याद है। हाँ। और क्योंकि पहले नंबर याद किए जाते थे, हाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था इसलिए याद किए जाते थे। एग्जैक्टली। आज कैलकुलेटर के टाइम पर अगर आप मुझे बोलोगे कि कैलकुलेटर के बिना आप कैलकुलेशन करो, वो एक्सरसाइज के रूप में तो ठीक है लेकिन बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। ऐसी चैट जीपीटी में कोई बुराई नहीं है, उसको सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, बेसिक सेंस रखते हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं लिखा हुआ है कि आपको मोबाइल नंबर याद रखना पड़ेगा? नहीं, 3-4 वैसे याद कर लो, और बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करो ताकि ब्रेन शार्प रहे। तो उसका मोबाइल का पर्पस यही था कि आपके मोबाइल नंबर स्टोर करे, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा था कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। तो चैट जीपीटी है, काम लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन बेसिक तो आपको सीखने ही पड़ेंगे ना। एग्जैक्टली, बेसिक वो रिप्लेसेबल, आप डिपेंडेबल नहीं हो सकता, आप कंप्लीटली एक टूल किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए। सो सर जैसे कि आपकी एक्सपर्टीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ब्रेन मैपिंग में, ब्रेन परफॉर्मेंस में, और बेसिकली न्यूरो साइंस भी कहें इससे, तो सर व्हाट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली, और उसका क्या यूज है डेली लाइफ? तो सर आप कैसे से डिफाइन करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? क्योंकि इन बैक इन 2017 और 18 हम देख रहे थे कि नहीं पता था किसी को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने कभी वर्ड नहीं सुना था। तो मैंने फिजिक्स के लॉ जरूर सुने थे लेकिन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है अभी जो काफी पॉपुलर टर्म हो चुकी है पिछले 2-3 साल से, तो सर ये कैसे पॉपुलर हुई और इसके पीछे की साइंस क्या है और ये कैसे यूजफुल है डेली लाइफ के लिए? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उस पर तो हम आते हैं, पॉपुलर कैसे हुई उसको हम समझते हैं पहले। जब एस्पिरेशंस बढ़ी सोशल मीडिया आने के बाद, तो मुझे अपने गोल्स को अचीव जल्दी करना था, या इवन वो गोल्स भी अचीव करने थे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि अब मुझे पता है, इन्फॉर्मेशन तो ओवरलोडेड है। अब बहुत सारी चीजें मुझे सोशल मीडिया के कारण पता था, अब पता है तो वो कैसे पूरी होंगी। मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है, किसी भी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम बनता है पहले 12 साल में।
मान लेते हैं किसी व्यक्ति की एज 100 साल है, अगले 88 ईयर्स 12 साल के बाद वो वही करने वाला है जो पहले 12 साल में उसने सीखा है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली नोएडा में बिल्डिंग्स बन रही है, जो उसकी नींव डाल दी गई है, क्या उससे अलग आप बिल्डिंग बना सकते हो? नहीं, किसी भी तरह बना सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे पहले 12 साल में आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, उस बिलीफ सिस्टम के बेस पर आप सारी जिंदगी डिसीजन लेते हो, अच्छे बुरे उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब तब तक गाड़ी चल रही थी जब तक सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। क्योंकि मैं आपको अपने आप से, आप मुझे कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर रहे थे, पीयर प्रेशर कम था लेकिन कम था। अब पीयर प्रेशर बढ़ा जैसे, और चलिए ये प्रकृति का नियम है, जब जब समस्या आएगी तो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा प्रॉब्लम आपको आविष्कार करने के लिए पुश करती है। तो प्रॉब्लम क्या आई? पीयर प्रेशर आया, एस्पिरेशंस आई, तो वहां पर एक मॉडर्न वर्ड आया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उससे पहले भी हम इस्तेमाल कर रहे थे, मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर अपने उस भगवान से बात करते थे, उससे मांगते करते। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या था? वेस्टर्न से आया हुआ एक वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है, इसका भी वही काम है। मंदिर में जाके आप क्या करते हो? मंदिर में जाके आप अपनी भावनाओं को चेंज करते हो। आप घर में किसी और मूड में, जब मंदिर में आते हो क्या उसी मूड में होते हो? स्पिरिचुअल मूड हो जाते हैं, चेंज होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल। एनवायरनमेंट है, सामने एक मूर्ति रखी हुई है जो बहुत सुंदर है, एक वहां पे घंटी रखी हुई है, जो घंटा बजाते हो तो घंटा नाद बजता है, जब घंटा नाद बजता है तो आपके ब्रेन वेव्स चेंज होते हैं। तो हर चीज के रीजन है। आपको चरना मत देते हैं, वहां पे पानी पीने के लिए देते हैं, क्या है उसके अंदर? वो भगवान को भोग लगा हुआ है। तो यानी कि मेरा जब इंटेंट है भगवान को भोग लगाने का, तो मेरी वाइब्रेशन उस पानी में चलेगी। तो बहुत सारा प्रोसेस है उसके अंदर। तो मैंने जो पानी लिया, मेरा पानी मेरे बॉडी में गया, तो मेरी बॉडी में अंदर ऑलरेडी क्या था? पानी था। पानी के अंदर एक और वैसा पानी मिला जो चरनामत जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर उस पंडित का, उस भगवान का एक बिलीफ सिस्टम है। मुझे ये लग रहा है भगवान को भोग लगा हुआ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। जब मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ तो मेरा अपग्रेड हुआ। तो ऐसे तभी प्रोसेस हुआ करता था। फिर हम आए 16, 17, 18 में, वहां हमने जो जनरेशन आ रही है उनको लगा मंदिर जाना क्या इतना टाइम नहीं है, कौन जाएगा प्रार्थना करने के लिए। तो फिर नया वर्ड आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब बिलीफ सिस्टम को किसी ना किसी तरह स्ट्रॉन्ग करना है। पहले वहां जाके हो रहा था, अब कैसे करें? अब ये सिस्टम बना दिया कि आप उस लॉ पे बात कर लो, यानी कि अपने बिलीफ, अल्टीमेटली इसकी जो मेन क्रक्स है वो है आपके बिलीफ सिस्टम को सही करना, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। जितने भी तरह के आपके बिलीफ सिस्टम वीक हैं उसको अपग्रेड करना, हमेशा हर बार नया बनाना। उसके लिए एक ये पैटर्न है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर ढंग से इस्तेमाल करना है तो उसके सारे नियम बताने चाहिए। उसको अगर उसके नियम पता है तो ये बताना चाहिए मेरे पे क्या काम करेगा। तो वो प्रार्थना का एक रूप है, प्रेयर का एक रूप है, भजन का एक रूप है। उसको आप नए तरह से बोल सकते हो, उसका एक प्रोसेस है पूरा। बेसिकली तो हम मंदिर जाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं कि मेरे काम ही हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अभी जैसे कि मॉडर्न टाइम, जैसा अभी आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपकी गोल सेट है, आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। तो दिस इज काइंड ऑफ की पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। पहले बोलते थे कि नेगेटिव थॉट्स मत लाया करो, तो दिस इज अ साइंस बिहाइंड दैट कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो चीज मैनिफेस्ट में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए, वो कहीं आपकी वो चीज सच ना हो जाए। कि काफी बोलते हैं यार मैंने गलती से नेगेटिव सोच लिया, नेगेटिव ही हो गया। तो ये क्या काइंड ऑफ ऐसे ही है कि नेगेटिव थॉट्स की साइंस है और मैनिफेस्टेशन की जो साइंस है ये बिल्कुल ऐसी है कि जो हम सोचते वही होता है। तो क्या साइंस चल रही है पीछे? नहीं, अगर सब कुछ वही हो जाता जो हम सोचते हैं तो ये दुनिया या तो खत्म हो चुकी होती, या सारे जितने भी क्रिमिनल माइंड के हैं तो सारे वही काम कर रहे होते। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लॉजिक्स इसके पीछे, बहुत सारे रीजंस उसके पीछे, उसको बहुत डीप में समझना पड़ेगा। जैसे लक फैक्टर पे आ जाते हैं। अब लक को समझने के लिए हम जैसे कई बोलते हैं ना, हम आई एम लकी और मैं लकी नहीं हूँ, या मेरे को भगवान का, व्हाट इज अ लकी? लकी मींस आपको ऊपर वाला साथ दे रहा है और आपके काम स्पीड से हो रहे हैं, ठीक है ना। और व्हाट इज अनलकी? मैंने मेहनत करी या नहीं करी पता नहीं, लेकिन मैंने करी, मुझे महसूस हो रहा है और मेरा काम नहीं बना, तो मैं क्या बोलूं? मेरा लकी नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी। आपने भी सेम काम किया, मैंने भी सेम काम किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिल गया, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल गया। हम तो केवल आज ही हमारी बात चल रही थी, मेरे एक मित्र हैं अमर चौधरी सर, उनसे आज इत्तेफाकन इसी टॉपिक पे बात चल रही थी कि यार ये बार बार बोलते हैं कंसिस्टेंट रहो, लगातार काम करो, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी। क्या लॉजिक है? लॉजिक इतना सा था भाई, आप लगातार काम कर रहे हो तो ब्रेन वेव्स चेंज हो रही है, ब्रेन रिफाइन हो रहा है, आपको प्रैक्टिस मिल रही है, ब्रेन के अंदर नया ब्रेन बन रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है वो, और जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। अब इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दो,
आपके ग्रह चेंज हो रहे हैं, आपके जितने भी तरह के नक्षत्र है वो चेंज हो रहे हैं, आप उस नक्षत्र में ऑलरेडी काम कर रहे हो, इत्तेफाकन उस दिन वही वाला नक्षत्र था, आपका काम हिट हो गया, लेकिन कर ही नहीं रहे हो तो हिट क्यों होगा? तो कंसिस्टेंट रहना यहाँ जरूरी था। अब आ जाओ अब वापिस अपने क्वेश्चन पर, तो हर चीज आपस में कनेक्टेड है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करेगी जब आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। एक्शन अगर आपके नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, एक्शन नेगेटिव नहीं है तो ऐसा तो ना कि मैंने सोचा है ये छत गिर जाएगी, छत गिर गई, अब लाखों में एक जने को हो गया तो इसका तो ये नहीं है कि मैंने सोचा और वो पूरा हो गया। तो ऐसे मेरा एक्शन नहीं है। और मैनिफेस्टेशन में गलती एक्चुअली होती भी यही है। क्या गलती होती है? मैंने सोचा कि मुझे ना 10 लाख सब्सक्राइबर करने हैं यूट्यूब पर, और आज तक मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। यार ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है? उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। मेरी मैनिफेस्टेशन करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्या उसके लिए मैंने एक्शन लिया, और दूसरा क्या उसके सराउंडिंग में मैंने लर्निंग ली? क्या मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे कार लेनी है, अब मैं सुबह 10 बजे से पहले उठ नहीं रहा, काम पे जा नहीं रहा, काम पे छुट्टी मार रहा हूँ, बॉस को गलत बोल रहा हूँ, बीवी से मेरी बन नहीं रही, और बिजनेस पे मेरे को इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा, तो भैया कार कहां से आ जाएगी? कार वाले घर दे जाएंगे। उसके लिए एक्शन, और एक्शन के अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग में उससे रिलेटेड लर्निंग हो चाहिए। बेसिकली सेल्फ लीड चाहिए कि हाँ ये मैं काम करने जा रहा हूँ, यस होगा, एंड दिस अ गोल सेट कि ये काम करना कैसे होगा। मैनिफेस्टेशन जब भी काम करेगी। अब मैं मैनिफेस्टेशन जब भी काम करेगी अगर मेरे कोई एक्शन प्लान भी होंगे, मुझे पता होगा कि दिस अ रोड मैप कि मैं उस जगह पे उस चीज को अचीव करूंगा। तो मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि आप बस सोच रहे हो और उसके एक्शन प्लान बना रहे हो। कि जैसे हम सर बोलते हैं कि चीजें लिखने से ज्यादातर जल्दी सोल्व होती है, ठीक है, तो माइंड में रखो, वो भूल जाता है। अगर तुम चीजें लिखोगे और तुम अपने नोट्स बनाओगे तो ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी डन हो जाती है। तो ये ऐसे ही हो गया मैनिफेस्टेशन, जो आप सोच से उसका रोड मैप बना लिया आपने, और आप इन दी एंड आके चीज आपने डन कर ली। सो ऑब्वियसली हर चीज का एक रोड मैप ही होता है इन दी एंड। बिल्कुल होता है। मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा ना, यहाँ मैनिफेस्टो को अगर ढंग से पढ़े और थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज कर दे, मैनी फास्ट। लोगों को लगता है कि मैनिफेस्ट करने का मतलब जल्दी से बहुत ज्यादा मिल जाए। हाँ, ये गलत है। तो मैनी फास्ट नहीं है वो, मैनिफेस्ट है वो। तो यानी कि उसका एक प्रोसेस है। तो लोगों को लगे ना कि मैंने, लोग आजकल लिख देते हैं बायो के अंदर आई एम मैनिफेस्टिंग। अरे ये कौन सा तरीका है? आप पब्लिकली बता रहे हो। पहले हमारे यहाँ पे शास्त्रों में बोला जाता था, बड़े बुजुर्ग बोल के गए, भजन और भोजन एकांत में होते हैं। आप ऊपर वाले से मांग रहे हो। मेरे को अगर मान लीजिए आज प्राइम मिनिस्टर बुला लें, नरेंद्र मोदी जी, और मुझे बोले कि आपको बोलो क्या करना है देश में, आप क्या करना चाहते हो, क्या आपके ड्रीम्स है, क्या वो मुझे पब्लिकली पूछेंगे? 1-on-1 मीटिंग होगी तो भगवान के साथ मीटिंग कैसे होगी? 1-on-1 तो होगी, ऊपर जाके नहीं। यहीं पे मैनिफेस्टिंग के लिए आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, अकेले में पब्लिकली नहीं होता। शोर मचा के तो ना होगा कि आज मैं कार मैनिफेस्ट कर रहा हूं। अरे यार ये कौन सा तरीका है? इट्स अ पर्सनल थिंग। ये लोगों को आजकल शोकेस करने में मजा आ रहा है। उसमें जाओगे तो मैनिफेस्ट तो नहीं होगा, वो मैनिफेस्ट रह जाएगा, आप खाली मांगते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। तो उसके लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, उसके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और सर जैसे ब्रेन परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो उसकी क्या टेक्निक्स है, हम अपने ब्रेन के जो पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। जैसे हमें पता नहीं कि हम मतलब मेरे पोटेंशियल क्या है, तो व्हाट आर द टेक्निक्स आई कैन यूज, तो मैं वो टेक्निक जो अपने ब्रेन सेल्स है या फिर वो अनलॉक कर पाऊँ, कि ताकि मुझे पता हो कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, दिस काइंड वी से कि पोटेंशियल अनलॉक। तो वो उसको कैसे हो सकता है सर, उसकी क्या टेक्निक्स है? देखो ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने का मतलब क्या है? पहले तो जैसे अभी आईफोन, ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने का मतलब है कि जैसे कि हम कोई काम करें, ठीक है, और मेरे पास थॉट्स नहीं आ रहे, ठीक है, और लेकिन ऑन द अदर हैंड कि मेरे जूनियर के पास है, सीनियर के पास वो थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन वो थॉट्स मेरे पास नहीं आ रहे। मुझे किन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है ताकि मैं उस लेवल पर कभी सोच सकूँ, या वो चीज़ें मैं एक्शन प्लान में ला सकूँ, ताकि मतलब मेरी थिंकिंग उस लेवल की हो जाए, ताकि मेरा काम ईजी हो, मेरी थिंकिंग लेवल थोड़ा अपग्रेड हो। तो वो अनलॉक वो चीजें कैसे हो सकती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा ब्रेन परफॉर्मेंस होती क्या है, व्हाट इज अ परफॉर्मेंस वर्ड। अगर मैं स्टूडेंट के टाइम पे बात करूं या किसी वर्किंग प्रोफेशनल, दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने जो पढ़कर जो क्वेश्चन मुझे मिलने वाला है, क्या मुझे वो क्वेश्चन समझ में आया स्पीड से? मेरे साथ में एक बच्चा बैठा है जिसको 4 सेकंड में समझ में आ रहा है, और मुझे 1 सेकंड में आ रहा है, और साथ में जो बैठा है उसको आधे सेकंड में आ रहा है, तो स्पीड उसकी फास्ट है क्वेश्चन समझने की। हाँ। दूसरा, यानी कि अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर लूं तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सिचुएशन
प्रॉब्लम कितनी जल्दी समझ में आई, यानी कि एनालिसिस करना, अभी तक तो ये दोनों का सेम है। तो आपने यहां तक समझ लिया, यानी कि स्पीड ऑफ क्वेश्चन समझने की वो फास्ट होनी चाहिए, इसे बोलते हैं ब्रेन परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ, समझ आने के बाद क्या मेरे ब्रेन में आंसर आया, अगेन वहां पर भी स्पीड आ जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्रेन परफॉर्मेंस होती क्या है, ताकि ऑडियंस को ये समझ में आए कि परफॉर्मेंस वर्ड फैंसी वर्ड तो नहीं है कहीं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, या कोई नीट का पेपर दे रहा है, कोई जेई का दे रहा है, या किसी भी तरह का कंपटीशन का पेपर दे रहा है, पढ़ के तो वो भी आया। एग्जैक्टली। पास कौन होगा, रैंक किसको मिलेगी, जिसकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होगी। अब ब्रेन की परफॉर्मेंस को समझने के लिए 4 स्टेप समझने पड़ेंगे। पहला, जब आप गए एग्जामिनेशन हॉल में, जहां बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आपके कॉम्पिटिटर बैठे हैं आपकी आंखों के सामने, तब आप स्टे काम और रिलैक्स, यानी कि आप काम और रिलैक्स हो या नहीं हो। पहला प्रोसेस ये है। अगर आपका ब्रेन, आपका मन, आपका दिमाग, आपका तन यानी कि बॉडी, ये तीनों शांत हैं, तो यानी कि आप वहां पर हो। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, परफॉर्मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आ गया यानी कि ब्रेन की स्पीड फास्ट है, कि आपको, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया है वो बेवकूफ तो नहीं है। एग्जैक्टली। उसको पता है कि क्या टेस्ट लेना है। उसने आपकी नॉलेज जाननी है कि 3 घंटे में आप लिमिटेड टाइम में कैसे अपनी नॉलेज को बताने वाले हो। उसके लिए प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कितनी जल्दी समझ में आई। फिर तीसरा प्रोसेस, प्रॉब्लम समझ में आने के बाद उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आंसर यहां कब आया, यहां आंसर आ गया, यानी कि आपने प्रॉब्लम समझ ली, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लग गया। अब आते हैं लास्ट 4th प्रोसेस, कितनी जल्दी आपने सही आंसर पे टिक किया। तो यानी कि जब मेरे आउटपुट देने की बारी थी, तो मैं क्या ब्रेन के साथ, माइंड के साथ और बॉडी के साथ 100% वहां पे हूं। अगर हूं तो यानी कि मेरा आंसर सही होगा। अदरवाइज एक क्वेश्चन गलत भी हुआ ना, तो मैं 10,000 रैंक पीछे हो गया। एग्जैक्टली। 2 हुए तो और पीछे, और 4 हुए तो मैं कंपटीशन से बाहर हूं। तो यानी कि ब्रेन, आप एग्जाम के या लाइफ के किसी भी सिनेरियो में, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या पढ़ के आए हैं, ये मैटर करता है कि आपकी ब्रेन की स्पीड, आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग, आपके ब्रेन का नॉलेज कितना है, और कैसे उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और कैसे उसका आउटपुट दे रहे हो। तो ये होती है ब्रेन की परफॉर्मेंस वाली बात। अब आपने एक सवाल पूछा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि, या आपके किसी कलीग के साथ ऐसा होता है, जहां पर जूनियर्स को कोई चीज समझ में आ गई, उसका उसने रिजल्ट दे दिया और मैं क्यों नहीं कर पाया, या उस टाइम पे मेरा दिमाग तो पूरा वहां था लेकिन मेरे पास सोल्यूशन क्यों नहीं था। तो लेट मी टेल यू, यहाँ बहुत बड़ी गलती है। For solution, you need a right frontal cortex. For problem analysis, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए। दोनों अलग अलग हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं लेफ्ट वाले से राइट का काम करवा लूं, राइट वाले से लेफ्ट, ऐसा नहीं होता। अगर मिला है और नर्चर किया है तो आपको आंसर मिलेंगे, अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने से रिलेटेड है। अदरवाइज आंसर नहीं मिलेंगे। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या फिर सपोर्ट लेना पड़ता है किसी थर्ड पार्टी का, कलीग का, पार्टनर का, या किसी और का। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप फोकस हो और ब्रेन मिला तो आपको आंसर मिलेंगे, फोकस नहीं हो, ब्रेन भी नहीं मिला तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे। थर्ड सिनेरियो, फोकस और ब्रेन नहीं मिला तो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फोकस होना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन होना भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये पता होना इंपॉर्टेंट है मेरी पावर क्या है। सर जैसे कि अब कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, 50 लोग बैठे हुए हैं, बीच में कोई एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे फोकस्ड रहना है। कभी कोई मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे, मुझे फोकस्ड रहना है, ठीक है, लेकिन ऐसी की टेक्निक हम यूज कर सकते हैं ताकि वो बंदे को पता हो कि अगर मैं टेक्निक यूज कर सकूं, मैं फोकस तो रहूंगा, लेकिन इस रूम का मैं एक हीरो बन जाऊंगा, क्योंकि बिकम ए हीरो इन द रूम इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, और वो बहुत बड़ा चैलेंज है सभी के लिए, कि एक अलग से डेफिनेटली उसकी काफी लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि मैं कैसे अच्छा प्रेजेंट कर पाऊँ इन रूम के अंदर जहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह होती है। और तो वो क्या टेक्निक सर हो सकते हैं कि जहाँ पे हमें पता हो कि हमें फोकस्ड कैसे रहना है। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं है, फोकस्ड रहना ये पता है, फोकस्ड वर्ड पता है, लेकिन रहना कैसा ये नहीं पता। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कि जैसे मेरा बेटा है, 14 साल का है वो, और 2-3 साल पुरानी बात है, उसने बोला कि पापा मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। और मैंने लेमैन में मैंने क्या बोला, ध्यान से पढ़ ले। आगे से जवाब क्या आया कि मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, कैसे पढ़ लूं, हाँ, मैं ध्यान कैसे लगाऊं, ये तो बताओ। तो आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस पे आना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है कि आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में आपका बॉडी के साथ, आपका साथ में क्या जाता है, ब्रेन।
तो ब्रेन का ज्यादा काम है वहां पर, ऑब्वियसली बात है। एग्जैक्टली। अब ब्रेन को जब वहां पर सबसे ज्यादा काम है, तो एक जैसे आपने कभी स्पोर्ट्स वाले को देखा है, कोई भी जो स्पोर्ट्स खेलता है वो जाते ही मैदान पे खेलने नहीं लग जाता, पहले क्या करता है? कि वार्म अप करता है, स्ट्रेचिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन को, माइंड को और बॉडी को ये मैसेज देता है कि भाई यहाँ आ जा, मेरे लिए मैदान, ये स्पोर्ट, ये समय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तीनों का होना वहां पे जरूरी है। इसमें से एक भी चीज अगर बाहर गई तो मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। लेकिन जब हम मीटिंग अटेंड करते हैं तो क्या करते हैं, हमने हमने दिमाग से अटेंड करनी है, तो क्या दिमाग को वार्म अप एक्सरसाइज करवाई? जब हमने इसे करवाई नहीं, तो पहली बात तो ये दिमाग मेरा उसके लिए रेडी नहीं है। जब रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, मेरे को जो बात समझाई जा रही है तो वो समझ में आएगी नहीं। अब ब्रेन की कैसे वार्म अप एक्सरसाइज होगी? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्रेन के 5 हिस्से इधर है, 5 हिस्से इधर है, तो 10 हिस्से हैं। इसमें से 10 में से अगर 5 या 6 भी एक्टिव हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग करना। इसका इजिएस्ट जो वे है, ये ऑडियंस को मैं बता दूं, आज तक यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है? तो ये है जो आज हम बताने वाले हैं। डॉक्टर रायटा कावाशिमा की किताब है, बुक है ट्रेन द ब्रेन। न्यूरो साइंटिस्ट हैं जापान के, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी रिसर्च है। और रिसर्च भी खाली बातों वाली नहीं है, रिसर्च मतलब उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स लिए, आई थिंक मोर देन 1200। उनकी एमआरआई हुई है वो एक्टिविटी के बाद। ओके आपने क्या करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस मीटिंग को अटेंड करना फोकस रहते हुए। उसके लिए क्या है, आप एक शीट लीजिए, उस पर सिंगल डिजिट अर्थमेटिक सम्स ले लीजिए, जैसे 2 + 2, 2 + 3, 5 + 6, तो ऐसे 30 सम्स ले लीजिए। उसके अलग अलग शीट्स बना लीजिए, अपने बैग में रखिए। आपको पता है आपकी 10 मिनट बाद मीटिंग है, सिर्फ आपने वो शीट उठानी है, कोई भी रैंडम शीट उठा ली आपने, उसको सिर्फ वर्बली बोलना है, कैलकुलेट करते हुए, जैसे 6, 8, 10 आंसर्स बोलने हैं सिर्फ। और आपका ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, इधर वाला कॉर्टेक्स और आपका ये वाला कॉर्टेक्स, ये 4 कॉर्टेक्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट तो है ऑलरेडी, मतलब वो वार्म अप हो गया उनके लिए। अब आपके जो वहां पर मीटिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका फ्री वाला फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो वहां पर आप वहां पे एक्टिव हो, आपको पूरी तरह सुनाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फोकस। दैट इज द इजीएस्ट मेथड, और आप भी कर सकते हो, करके देख लेना। तो ये टेक्निक मैं भी यूज करूंगा और आप लोग भी यूज करो और देखते हैं कि टेक्निक कितनी यूजफुल होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो बैक टू द कन्वर्सेशन। तो सर ये बात हुई ब्रेन परफॉर्मेंस की, टेक्निक्स की। सर अब बात करते हैं ब्रेन मैपिंग की। सर व्हाट इज टर्म एग्जैक्टली ब्रेन मैपिंग? ब्रेन मैपिंग लेमन में अगर बोलूं तो आपकी लाइफ का गूगल मैप है। ओके। आपको डायरेक्शन दिखाता है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, डायरेक्शन बताता है कि किस रास्ते पे जाम है, उस रास्ते पे नहीं जाना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए वे निकाल के देता है कि इस रास्ते पे चलोगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, आप डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे और रिलैक्स पहुंचोगे। क्योंकि अगर आप जाम में फंसते हो, तब चाहे आप BMW चला रहे हो, चाहे मारुति 800 चला रहे हो, चाहे कोई बताओ इरिटेटेड ही हो, आपके लिए जरूरी है कि आप ट्रैफिक में ना फंसो, यानी कि उतने थॉट्स में ना फंसो, उस तरह के गलत करियर में ना फंसो, गलत रिलेशनशिप में ना फंसो। उसके लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ के सही डायरेक्शन जाने में। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है और किसी ने बीटेक अभी जस्ट डन किया, उसके पास में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, आजकल वो इन्फ्लुएंसर भी बन सकता है, तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे कि ब्रेन मैपिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको किस डायरेक्शन बेसिकली एंटर होना है और अपनी गोल और बेसिकली क्लियर रख के आपको कहाँ जाना है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग अगर हम बात करें तो। ब्रेन मैपिंग अगर मैं इसको बोलूं, इसको हम ट्रिपल सी बोलते हैं। ट्रिपल सी। करियर चॉइस करनी हो तो ये हेल्प करती है। आपके लिए सही करियर कौन सा है? आपने जैसे बीटेक का नाम लिया, बीटेक किस में की है? कंप्यूटर साइंस में, क्या आपके लिए सही है वो? अच्छा, कंप्यूटर साइंस में भी क्या आप डिबगर बनने वाले हो, कोडर बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो? उसके बाद आपका प्रमोशन होकर आपको जब टीम मिलेगी तब आपका कोडिंग का काम तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आप पीपल मैनेजमेंट के लिए बने भी हो या नहीं बने हो? तो करियर को इतने डीप तक सोचना कि आपका 10 साल बाद करियर क्या होगा उसी करियर में, और तब उस करियर के लिए बने हो आप या नहीं बने हो। तो ऐसे करियर चॉइसेस, आप किस फील्ड के लिए बने हो? आपने सोचा कि मैं लॉयर बन जाता हूँ, लॉयर बनने के लिए ग्रॉस में यानी फिजिकल एनर्जी भी चाहिए, माइक्रो ऑब्जर्वेशन भी चाहिए आपके लिए, व्हाट नेक्स्ट यानी क्रिएटिविटी वाला ब्रेन। आपने प्रॉब्लम सुनी, इमीडिएटली आपने उसका आंसर दिया। आपने जैसे कपिल शर्मा है, ऑन प्रॉम्प्ट फटाफट बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि इसका ये वाला जो ब्रेन है वो बहुत एक्टिव है। तो क्या आपके पास वो ब्रेन है? उस करियर में आप चलेंगे जिसपे आपका ब्रेन ही नहीं है, तो वहां आएगा स्ट्रगल, वो आएगा फ्रिक्शन। ऐसे किसी भी तरह का करियर पिक करना हो तो फर्स्ट इज करियर चॉइस, और ये
कभी भी 16-17 साल की उम्र में नहीं करना चाहिए, ये उससे पहले कर लेना चाहिए। ओके। क्योंकि ब्रेन मिल गया है, सही समय पर अगर नर्चर कर दें तो क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ जो सक्सेस है वो फास्ट हो जाएगी। फिर आ जाता है करियर क्लैरिटी। बीटेक कर लिया, मैंने करियर पिक कर लिया, मैं जॉब में आ चुका हूँ और मैं 30-32 साल का भी हो चुका हूँ, यानी कि 22 से लेके 40 तक के ब्रैकेट के लिए अगर मैं बात करूँ, और भी हो सकता है, मैं ब्रैकेट फिक्स नहीं कर रहा, जिनको ये लगता है कि मेरे लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या मैं गलत फील्ड में हूँ, मैं पढ़ाई गलत कर चुका हूँ, या गलत जॉब में आ चुका हूँ, या गलत बिजनेस शुरू कर चुका हूँ, या इससे और बेटर क्या कर सकता हूँ, गलत नहीं है तो उससे और बेटर क्या कर सकता हूँ एज पर माई ट्रू पोटेंशियल। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या होगा, मिड लाइफ क्राइसिस, एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तो वहां से शुरू होती है, क्योंकि आपको एक फील आने लगता है, यार मैं इससे बेहतर के लिए बना हूं, क्यों कम कर रहा हूं। तो वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। एंड द थर्ड सी इज कपल काउंसलिंग। आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, उसके लिए ये जानना जरूरी है क्या आपका और आपके पार्टनर का बिहेवियर मैच करता है, कंपैटिबल हो आप एक दूसरे के लिए। बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो कपल काउंसलिंग में प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग आपने पार्टनर चूज कर लिया, अब एक दूसरे को समझने के लिए भी आपको हेल्प लगती है और उससे पहले भी हेल्प लगती है। तो डिसीजन लेने से पहले जितनी एक्सपर्ट आपके एडवाइस डिसीजन लेने से पहले जितनी आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी, उतना आपके लिए लाइफ आसान रहने वाला। ओके। तो सर अपनी एबिलिटी डेफिनेटली उन्हें पता होनी चाहिए अगर तुम किसी भी करियर में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त है, मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। तो उसे शौक चढ़ा कि मुझे तो आर्ट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन उसे आर्ट डायरेक्शन का शौक चढ़ा, लेकिन उसे ये नहीं पता जाना कैसे है, ठीक है। लेकिन उसने उसके लिए मेहनत की, लेकिन हुआ क्या कि वो उस लेवल का काम परफॉर्म नहीं कर पाया। बट ऑन द अदर हैंड वो टेक्निकली बहुत लड़का दूसरी चीजों में अच्छा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे मतलब कि बस आपने एक फैंसी वर्ड सुन लिया, अपने सराउंडिंग से सुन लिया कि हाँ एक आर्ट डायरेक्शन है, मुझे वहां जाना है, लेकिन जो तुम्हारी एबिलिटी है, जो तुम्हें पता है खुद को कि हाँ तुम इसमें अच्छे हो और तुम इसमें बेटर कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो चीज छोड़ो दूसरे में जाना है और वहां तुम बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे, इट मीन्स तुम्हें अपनी एबिलिटी पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ तुम जा रहे हो। बिहेवियर भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जो आप बात बोल रहे हो कि उसको अपनी एबिलिटी पता है लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा, तो यहाँ इशू बिहेवियर का है। एबिलिटी पता होने के बाद भी अगर मैं करियर और को पिक कर रहा हूँ तो बिहेवियरल इश्यूज हैं ये, करियर इश्यूज नहीं है ये। तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो बाद में डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम चैलेंजेस तो आएंगे। तो सर उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है? और क्योंकि ऐसे मूवमेंट पे जाकर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अब किसी को टेक्निकली अच्छा है लेकिन यार डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो मैनिफेस्ट सर वहां तो काम नहीं करेगा। कैसे काम कर सकता है, समझ में आए, हाँ। मतलब संभव ही नहीं है। जैसे मैं राइट। आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्रिकेट इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर रग रग में बसा हुआ है। हम्म। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी तो क्रिकेट खेला ही है, चाहे गली में खेला हो, चाहे अपने घर में खेला हो, चाहे ग्राउंड पे खेला हो। एम आई राइट? राइट। अब मुझे भी तो क्रिकेट का शौक है। अब क्रिकेटर बनने का मेरा शौक है और मुझे लगा मैं इसकी ट्रेनिंग ले लूं, तो क्या हर व्यक्ति, हर बच्चा जो ट्रेनिंग ले रहा है वो क्रिकेटर बन सकता है? नहीं। नहीं। उसके पास वो ब्रेन होना चाहिए। बस यही लोग गलती करते हैं, पहले ये चेक नहीं करते। मान लीजिए मुझे बॉलर बनना है, अब खेलेंगे तो इंडिया में 11 खिलाड़ी, एग्जैक्टली। आईपीएल भी आ गया तो भी तब जाके 200 खिलाड़ी तो आएंगे। तो हम्म। 211 के बाद तो नंबर नहीं है, उससे फिर मेरे को रणजी पे आना पड़ेगा। तो रणजी पे पकड़ लूं मैं, तो भी तो क्या 1000 खिलाड़ी हुए। तो 140 करोड़ में से अगर खेलने वाले मान लेते हैं पूरे देश में 5 करोड़ है, मुझे डेटा नहीं पता, आइडिया मान लेता हूँ 5 करोड़ है, उसमें से चाहिए कितने? 3000 ही तो चाहिए। एग्जैक्टली। अब 3000 में से मौका किसको मिलेगा? उसको जो एवरेज है, चाहे वो मेहनत कितनी मर्जी करता है, उसको जो सुपर टैलेंटेड है। ऑब्वियसली सुपर टैलेंटेड है यहाँ पर ऑलवेज। टैलेंट की भी बात नहीं हो रही, सुपर टैलेंटेड चाहिए। सुपर टैलेंट के साथ बहुत सारी चीजें लगेंगी। अगर वो है, अगर जैसे मान लीजिए मुझे बॉलर बनना है, अब बॉलिंग करने के लिए मुझे रनिंग यानी कि बॉडी की पावर चाहिए, और बॉल को फेंकने के लिए मुझे इस पाम की या इस पाम की थ्रो की पावर चाहिए, जिसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। मैं जब बॉल फेंक रहा हूं, मैं बहुत माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूं, मैं जब बॉल फेंक रहा हूं, जिसको बोलते हैं लाइन और लेंथ बिगड़ जाना, क्या होता है वो? मैंने जब बॉल फेंकी तो क्या मेरे हाथ ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं बॉल कहां फेंकना चाह रहा हूं? अगर वो सपोर्ट नहीं है और मैं चाहे 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरी हर बार लाइन और लेंथ बिगड़ेगी। अब मुझे बाय बर्थ ब्रेन मिला हुआ है, दिमाग में वो पावर है, और फिर मैं 3 घंटे की भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरी लाइन और लेंथ सही रहने वाली है, क्योंकि मेरे इशारों पे चल रहा है मेरा हाथ। दैट इज कॉल्ड कैरियर कंपेटिबिलिटी।
और दैट इज व्हाट ब्रेन पावर जहाँ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो सिस्टम है उससे हर चीज कनेक्ट होती है। तो जो आप सेंस कर सकते हो कि हाँ ये चीज अब ये ऐसा हो रही है, अब ये चीज बेटर हो रही है। तो स्वेट एनालिसिस पे अगर मैं बात करूँ सर, स्वेट एनालिसिस तो हर जगह यूज हो रही है, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन अ बैंक्स, ड्यूरिंग द स्टडीज जो बच्चे पढ़ते हैं इन अ कॉलेज एज वेल। और तो व्हाट इज एग्जैक्टली स्वेट एनालिसिस सर? अगर आप सब जगह यूज हो रही है और ये टर्म सही है, हम्म, व्हाट इज अ स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेटिंग। थ्रेट्स क्या है? हम्म, अगर हर जगह यूज हो रही है और सही तरीके से अगर ये है और सच में एक्चुअली इसके पावर है, तो इतने ब्लंडर्स क्यों हो रहे हैं? पहला, इतने करियर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? पहले इतने अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। वाई देयर इज अ गैप बिटवीन स्किल, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री? अगर सॉर्ट हो ही रहा है तो सॉर्ट करने का तरीका ही गलत है हमारे यहाँ पर। और इसको कनेक्ट कर दें क्यों? हर चीज, हर डॉट है। मेरा अगर करियर सही नहीं है तो मैं इरिटेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो मेरा उसका इम्पैक्ट मेरे करियर के साथ मेरी लाइफ पर पड़ेगा। जब लाइफ पे पड़ेगा तो मेरे रिलेशनशिप पे पड़ेगा, रिलेशनशिप पे पड़ेगा तो उस डॉट की वजह से मेरे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे फर्क पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मेरे, मतलब अगर आप उसको कंप्लीट साइकिल देखते हो, तो अगर मैं स्ट्रेस में हूं बिकॉज ऑफ अनक्लियर माइंड, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पूरे ब्रेन पे पड़ रहा है, मेरे डीएनए पे पड़ रहा है। जब डीएनए पे पड़ रहा है तो मेरा डीएनए डेप्लिसिट हो रहा है और उसके बाद मैं फैमिली प्लानिंग कर रहा हूं, तो एक डेप्लिसिट डीएनए के साथ एक ऐसे बच्चे को इन्वाइट कर रहा हूं जो उतना पावरफुल नहीं है। तो एवरी डॉट इज कनेक्टेड। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। अब स्वॉट पे आ जाते हैं एग्जैक्टली। स्वॉट कैसे संभव है? मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं अलावत जी, तो अलावत जी क्या मुझे अपनी सारी कमियां बता देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और मैं अगर जो कमी होगी उसको ग्लोरीफाई करके बताऊंगा कि हाँ, ताकि वो कमी ना लगे। कमी ना लगे। हम्म, और स्ट्रेंथ, वैसे भी ह्यूमन टेंडेंसी, अगर आप मुझसे भी कुछ पूछोगे तो मैं वो चाह रहा हूं जो बनना, उसको स्ट्रेंथ मान रहा हूं। क्योंकि मेरा, चाहे वो विजन है, ब्लरी है, चाहे जैसा भी है, लेकिन मैं चाह, आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट मैं पूरा नहीं भी तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं ऑनेस्ट तो बताऊंगा, हम्म, ये तो ना बताऊंगा मैं चोरी करता हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाकर बताऊंगा, वीकनेस नहीं बताऊंगा। अपॉर्चुनिटी अगर मुझे दिखती होती तो फिर सवाल ही कहाँ था? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन दिखती नहीं है क्योंकि मेरे पास विजन क्लियर नहीं है, और थ्रेट तो सारे ही हैं, तो वह मान के नहीं चलता। तो स्वॉट एनालिसिस वो व्यक्ति खुद का कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट हमेशा उस तरह से है कि मुझे ये बनना है। तो ये मिस्टेक यहीं पर है, ये सब ब्लंडर एक्चुअली। स्वॉट एनालिसिस करने का सही तरीका था थर्ड पार्टी टूल। कोई तीसरा व्यक्ति आपके बारे में बात करे, जो आपको जज नहीं कर रहा, जो आपके लिए बायस नहीं है कि यार इस ब्रेन के पास, इस व्यक्ति के पास ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है, इस व्यक्ति के अंदर ये कमी है, क्योंकि वो आपको बाहर से देख रहा है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, वो मानेगा उसको गुस्सा बहुत आता है? नहीं, वो बोलेगा कि अरे ये मतलब रीजंस वो है, रीजंस है। ये सर्कमस्टेंसेस है। हाँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति बताएगा यार इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टेंस पर आप शांत रह सकते थे लेकिन आप रह नहीं पाए। दूसरा बता सकता है आपका। पहली बात तो स्वॉट एनालिसिस खुद नहीं हो सकता, क्रक्सिस। दूसरा, कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जो आपको लेके बायस नहीं हो, जज नहीं करे, ना आपके पेरेंट्स ना आपके दोस्त। क्योंकि पेरेंट्स के लिए आप हमेशा अच्छे ही रहने वाले हो और उनको एक लिमिटेड पता आपके बारे में, चाहे आपके साथ एक उन्होंने उम्र बिताई है। और दोस्त जो आपके होंगे, उन्होंने आपका एक फेज देखा हुआ है, वो फेज भी देखा होगा जो थोड़ा नेगेटिव होगा, लेकिन फिर भी अगर वो आंसर करेंगे, या ध्यान से सुनना, अपनी नॉलेज के हिसाब से करेंगे जितना उनका नॉलेज है। एग्जैक्टली। जब उनको ही नॉलेज नहीं है तो फिर वो कहां से देख लेंगे? तो वहां पर लगते हैं एक्सपर्ट। सही जगह से सही सवाल पूछने चाहिए। तो आपको स्वॉट एनालिसिस किसी एक्सपर्ट से करवाना चाहिए, जो इसके लिए पढ़ा हुआ हो, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई छोटी समस्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है, वो सीधा केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं इंडिया में? हाँ। सर में दर्द है तो ले लेगा, छोटा मोटा बुखार है तो ले लेगा, लेकिन वहीं अगर पथरी का दर्द शुरू हो जाए, कंसल्ट विद द डॉक्टर। कार्डिक में कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन कंसल्ट विद द डॉक्टर। एक्सपर्ट एडवाइस। न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाए तो ब्रेन की, क्या वो केमिस्ट से ले लेगा भाई? अब नहीं। यानी कि प्रॉब्लम बड़ी है, एक्सपर्ट उतने बड़े लगेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ सीरियस हो, अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर हो, लगता है लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो तय करना पड़ेगा कि एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी। केमिस्ट नहीं बताएगा अब यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, आस पड़ोसी नहीं बताएंगे, रिश्तेदार नहीं बताएंगे, दोस्त नहीं बताएंगे, वो एक्सपर्ट एडवाइस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है?
हम अपनी लाइफ को एक ऐसे मानते हैं जैसे पेट दर्द की दवाई लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत सीरियस है, सीरियसली डिसीजन लेने हैं, रहना मस्ती में है, लेकिन जब निर्णय लेने हैं तब सीरियसली लेने हैं। सर जैसे स्वेट एनालिसिस के ऊपर हमें अभी बात कर रहे थे, तो मैंने कभी सोची तो स्वेट एनालिसिस इतना वाइड कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसके इतना यूजफुल हो सकता है। तो बेसिकली स्वेट एनालिसिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस बनता हो और हमें देखना हो कि यार कंप्लीटली बार बार ये एरर करे जा रहा है, मिस्टेक करे जा रहा है, तो उसकी स्वेट एनालिसिस कैसे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है, और हम उसे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ इसके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, कहाँ पे हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कहाँ पे जो स्ट्रेटेजी हम लगा के मतलब वो चीज इन अ राइट वे जा सकती है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे 10th में मार्क्स बहुत अच्छे थे और ऑब्वियसली तब ट्रेंड था, और सिंपल क्लियर कट ट्रेंड था, मार्क्स अच्छे, साइंस है। पीसीएम ले ली मैंने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जब मैंने करी, मेरे ब्रेन को उतनी समझ में, तो मुझे समझ में नहीं आई। मैं इसलिए आज ब्रेन बोलता हूँ कि मुझे लगता है मेरे को तो आती थी या ब्रेन को नहीं आती थी। मेरे में तो पावर थी, अब वो यहाँ नहीं जाती, मैं क्या करूँ। मैं तो पढ़ता था, तो कुल मिला के मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे पास अच्छा रिजल्ट नहीं था। उसकी वजह से जब रिजल्ट अच्छा नहीं था तो मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन लिया, आईटी ग्रेजुएशन, ओ लेवल ए लेवल किया, बाकी मैंने बीसीआईटी वगैरह किया। उसके बावजूद भी मैं नौकरी नहीं कर पाया। सवाल ये है, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया था, या मेरा स्वॉट जिनको करना चाहिए था उन्होंने सही नहीं किया। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे साथ में हमारे पास कोई एक्सपर्ट एडवाइस थी नहीं। पहले सिंपल सिस्टम था, आज भी वही है, घर वालों से पूछ लो, घर वाले आपको बता देते हैं। तो अगर मुझे नहीं पता, और जो कि चांसेस यही है कि मुझे नहीं पता होगा, तो उसमें जिम्मेदारी आपके साथ वालों की बनती है, आपको सही राय देना, उसके लिए लगते हैं एक्सपर्ट। अब आपने पूछा मुझसे कि जूनियर है, वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो पहली बात तो टीम लीडर, व्हाट इज अ वर्ड मींस टीम लीड। लीड मतलब जिसको पता है अपनी टीम के बारे में कि ये क्या है, इसकी क्या पोटेंशियल है, और ये कहाँ परफॉर्म कर सकता है। तो मैं इसको लीड ना को कह के बोलता हूँ, आप कोच हो जो अपने टीम के साथ रहते हो। तो कोच का काम होता है कि किससे बॉलिंग करवानी है, किससे बैटिंग करवानी है, और कब करवानी है, कौन से मिडिल ओवर पे जाना है, किससे ओपनिंग करवानी है, किससे लास्ट में भेजना है। कोच का काम है। तो लीडर का काम है, अगर कोई अंडर परफॉर्म है, उसको गाइड करना कि तुम्हारा ये पोटेंशियल है, तुम्हारी ये वीकनेस है, और अगर इस वीकनेस को कम करना है तो ये काम करो, और स्ट्रेंथ को नर्चर करो, उसके लिए उसको अलग अलग तरह की एडवाइस देना। तो आपको या उस व्यक्ति को, दोनों में से किसी में, यानी कि कोच को, यानी कि टीम लीडर को, या जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको ये अवेयरनेस है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, तो उसको किसी ना किसी तरह से थर्ड पार्टी से स्वॉट एनालिसिस करवाना चाहिए, तभी उसकी लाइफ टर्न अराउंड होगी। नहीं तो क्या होगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन, फिर वो इरिटेशन की तरफ जाएगा, फिर वो स्ट्रेस की तरफ जाएगा, स्ट्रेस से एंजाइटी की तरफ जाएगा, और फिर अलग अलग तरह के पेन पॉइंट्स शुरू हो जाएंगे। सर होता क्या है ना, लोगों को पता होता है उनकी वीकनेस क्या है, लेकिन कहीं वो वीकनेस किसी को पता लग जाए, उसे हाइड करने के चक्कर में ना वो फिर वो वीकनेस इतनी अंदर से तक ले जाता है कि उन्हें पता नहीं चलता कि ये वीकनेस कब और ज्यादा उनकी वीकनेस बन गई। और जब उससे डिस्कस करते हैं उनका, अगर उनका कोई दोस्त है या उनका, तो बोलता है अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं, कोई वीकनेस नहीं तेरी, तो उनकी बात पर ध्यान मत दे। तो वो वीकनेस क्या होता है, वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनली उसे पता होता है, और लेकिन वो शो ऑफ नहीं करता कि हाँ मेरी ये वीकनेस है। तो सो वो सर वो चीज से कैसे ओवरकम कर सकता है वो बंदा, वीकनेस है उसे पता है लेकिन वो पब्लिकली नहीं जता रहा, लेकिन वो अगर काम करना चाहे तो वीकनेस पे कैसे काम करे ताकि वो वीकनेस ना रहे इन फ्यूचर। आपको लगता है सबको वीकनेस पता होती है? कुछ कुछ पता होती है। मैं चलो आपने अपनी एक एज ले ली, आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आपको जब गुस्सा आता है तो कभी आपने इतने माइक्रो लेवल पे सोचा है? आपको ध्यान से सुनना, गुस्सा शब्दों से आता है या शब्दों की टोन से आता है? टोन। आपको टोन से आता है? टोन, और कभी कभी गलत वर्ड यूज करे तो कभी बहुत। कभी, लेकिन हाँ, पहली प्रायोरिटी क्या बोली टोन आपने? टोन। से। लेकिन क्या आपके साथ में जितने भी लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, क्या सबको टोन से आता है? किसी को शब्दों से भी आता होगा मे बी। इतना अगर माइक्रो लेवल पे पता है, तब आपको पता है कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। अगर ये नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो आपको वीकनेस को डिटेल में समझना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एवरी स्ट्रेंथ कैन बिकम योर वीकनेस, एवरी स्ट्रेंथ, एंड एवरी वीकनेस हैविंग ए पावर टू बिकम योर स्ट्रेंथ। एग्जांपल के तौर पे आपने एक बड़ा नया फैंसी वर्ड सुना होगा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। हाँ। ओवर थिंकिंग
ये कर्स नहीं है, ये अभिशाप नहीं है, अरे ये ब्लेसिंग्स हैं। आपको कुछ इन्फ्लुएंसर ने, कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ लोगों ने डाल दिया दिमाग में कि ओवर थिंकिंग खराब। अरे भाई, इससे अच्छा आपको कहीं पे आशीर्वाद नहीं मिल सकता अगर ओवर थिंकिंग है तो। सही तरह से आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप उसको यूज नहीं कर रहे, अब उसी से अपना पेट काट रहे हो। तो ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो अगर आपको यूज करनी नहीं आती तो आपकी वीकनेस बन जाती है। तो अगर आपको अपने बारे में डिटेल में समझना है तो वीकनेस पे समझो, माइक्रो लेवल पे, और साथ में उसके साथ जरूरी है कि आपने बोला वीक पॉइंट से पहले इंपॉर्टेंट है मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। अगर मुझे स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो मुझे वीकनेस पे अपने आप मैं काम कर लूंगा। अगर मुझे खाली वीक पॉइंट पता है तो मैं अंडर प्रेशर तो वैसे ही आ गया, लो कॉन्फिडेंस तो मेरे में वैसे ही हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, और उस सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए मैं गलत काम करूंगा। और सर वीकनेस क्या क्रिएट करती है? नर्वसनेस। नर्वसनेस क्या क्रिएट करती है? क्लटर्ड माइंड। क्लटर्ड माइंड से क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और जब तुम्हारे एक्शंस प्लान होते हैं वो एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। बाद में रिजल्ट आता है कि अरे ये तो सब कुछ खराब हो गया, ये मेस्ड अप हो गया। तो बेसिकली वीकनेस सर यहाँ पे काम नहीं करती। और सर नर्वसनेस की अगर बात ही हो रही है तो नर्वसनेस कैसे दूर की जाए? और वो माइंड के अंदर, कभी कभी माइंड को पता होता है कि मैं काम करने जा रहा हूँ, नर्वस हो गया, माइंड को बताओ ही ना मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो नर्वसनेस नहीं होती। ये मैंने खुद से टेस्ट किया है कभी कभी। तो है क्या सर नर्वसनेस? नर्वसनेस, स्ट्रेस, स्ट्रगल, ये सारे वर्ड ना नजदीक नजदीक के हैं। हम्म नर्वसनेस होनी चाहिए अगर आप कुछ नया काम कर रहे हो। तो आपको जैसे मान लो हम स्टेज पे जाते हैं तो उतना स्ट्रेस तो होना चाहिए कि आपको फील रहे कि आपने क्या बोलना है, ठीक है। उतना स्ट्रेस तो होना चाहिए कि आप अच्छा देने के लिए स्ट्रेस दे रहे हो। उतना नहीं होना चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर है, ऑब्वियसली है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर हाई हो जाए तो यानी कि आपको फीवर है, और टेम्परेचर लो हो जाए तो यानी कि आप निकल चुके हो ऊपर की तरफ। तो होना चाहिए, तो नर्वसनेस होनी चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, और थोड़ी सी एंजाइटी भी होनी चाहिए, ठीक है मैम। ये ऐसा नहीं है कि एंजाइटी खत्म ही करनी है, ये खत्म, ये मिनिमाइज हो सकते हैं, खत्म नहीं होने चाहिए। और इसके लिए करना क्या है उसको थोड़ा सा ये समझिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी साइकिल या बाइक चलाई है? हाँ। अगर आपने बाइक चलाई है तो बाइक में अगर पिछले टायर में हवा ना हो तो हम बाइक पे कैसे बैठ जाते हैं? सबसे आगे हो आगे गया। होके बैठ जाते हैं। अब जिस बाइक को आपने मजे के लिए लिया था, एंजॉय करने के, बाहर बारिश हो रही है और आपने लगे थे यार आज मैं घूमने जाऊंगा और समोसे और जलेबी खा के आऊंगा और मस्ती करके आऊंगा, और रास्ते में पंचर हो गई, आप आगे होके बैठ गए, क्या आपको मजा आ रही है? नहीं। माइलेज मिल रही है? नहीं। बाइक की परफॉर्मेंस गई, वो भी खत्म। इंजन पे सर आ गया, हाँ। मजे भी खत्म हो गए, स्ट्रगल बन गया। ऐसे ही हम है, ब्रेन के 10 यहाँ पर अलग अलग हिस्से हैं, उसमें से 3-4 हिस्सों पे मैं काम नहीं कर रहा, जिसको आप हॉबीज बोलते हो। अब हॉबीज पे मैं काम नहीं कर रहा, ब्रेन को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहा, उसको यूटिलाइज नहीं किया तो हिस्सा डल हो गया, डॉर्मेंट हो गया, तो बाकी काम दूसरे ब्रेन को करना पड़ रहा है। तो फिर मुझे लगता है स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रगल, नर्वसनेस। अगर मैं बाकी पूरे हिस्सों में काम डिवाइड, जैसे आपके पास टीम है, अब टीम से काम करवाना है तो आप टीम में काम बांटोगे ना। एग्जैक्टली। अब 3 से आप काम नहीं करवा रहे और 7 लोगों से काम करवा रहे हो, तो 3 का काम 7 पे चला गया, तो उनपे बर्डन बढ़ा ना। ऐसा ही हुई है, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते या जिसके लिए जो काम बना वो कर देते तो आपकी टीम खुश रहती। ऐसे ब्रेन है, तो नर्वसनेस नजदीक में नहीं आएगा अगर आप ब्रेन का सही इस्तेमाल करो तो। और नर्वसनेस, जैसे कि अभी आपने बोला कि नर्वसनेस अच्छी भी होती है कभी कभी उस आने तो, एक नर्वसनेस अगर तुम्हारी जो ब्रेन में जो चीजें चल रही है उन्हें क्लटर्ड कर दे तो लास्ट मोमेंट में फिर वो उससे कैसे ओवरकम आए? बहुत आसान तरीके होते हैं। जैसे जैसे अगर किसी को स्ट्रेस आ रहा है, या जिसको आप नर्वसनेस का जो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेस तो होगा, उसको ना तनाव जिसको बोलते हैं, तो तनाव में आपका कॉर्टिसोल करके हार्मोन है जो एक्स्ट्रा निकलने लग जाता है, फाइट और फ्लाइट के लिए जो होता है, या तो भाग जाओगे या लड़ोगे, है ना। अब कॉर्टिसोल को कम करने के लिए बहुत आसान तरीका है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है सेल्फ लव। एक डॉक्टर रोनाल्ड करके शायद नाम है, जितना मुझे याद आ रहा है, हैवनिंग करके टेक्निक दी है, जो अपने आप में पहले बहुत सारे शास्त्रों में लिखी हुई है। आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर दो, जैसे ये तो पूरा पहना हुआ है, शर्ट के कफ से ऊपर किए और अपने आप को टच करने लग गए, यहाँ टच करने लग गए, यहाँ टच करने लग गए। अपने आप को अगर सेल्फ लव भी करते हैं, या साथ में कोई बैठा है उसको हक कर लिया, आपका भाई बैठा है, बहन बैठी है, मामा है, पापा है, पार्टनर है, कोई पेट है आपके पास, आपका फेवरेट कोई पिलो है, आपने उसको हक कर लिया, तो दैट प्रोड्यूस
ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जैसी एंट्री करता है हीरो है वो, विलन भाग जाता है, कॉर्टिसोल, हीरो की एंट्री, कॉर्टिसोल गायब, तो वहां से नर्वसनेस खत्म हो जाती है। या फिर एक बहुत इजी टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड फेक इट टिल मेक इट, श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं। क्या करना है आपने, अब आपको जैसे आप यहाँ पर आए और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, अब नर्वस हो तो आप कैसे हो, आपकी बॉडी पोस्चर कैसा होगा, आप नोट करना, आपका स्टिफ हो जाएगा, कंधे स्टिफ हो जाएंगे, ये सब स्टिफ, ये ना जकड़ जाते हैं, जैसे जमीन ने पकड़ लिया इसको। एग्जैक्टली। अगर मैं मान लो अब यहाँ पर सिर्फ इनेक्ट कर रहा हूँ, फेक एक्टर बन रहा हूँ, आया पानी पिया और ऐसे बैठ गया, अब मेरे में नर्वसनेस है नहीं है, क्योंकि मेरी नहीं। बॉडी मेरे ब्रेन को क्या बता रही है, यार ये तो रिलैक्स चिल कर रहा है यार, क्योंकि हाँ। मैं घर पे ऐसे टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, खाना खाता हूँ, दोस्त से बात करता हूँ। तो ब्रेन को फेक करो, माइंड को फेक बताओ, तो अपने आप आपके अंदर से नर्वसनेस निकल जाएगी। बेसिकली ब्रेन को बताओ मत ना कि तुम ये करने जा रहे हो, प्रेशर तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम प्रेशर क्रिएट करोगे, ब्रेन को पता लगेगा कि हाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है इधर, और वही एक रीजन है कि तुम नर्वसनेस के अंदर सब कुछ मेस्ड अप कर देते हो और फिर आगे बोलते हो अरे आज यार सब कुछ मेस्ड अप हो गया मेरा। तो दिस इज अ टेक्निक यू कैन यूज जब तुम्हें पता हो। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ये टेक्निक यूज करो, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन है कॉलेज में या फिर आप किसी जॉब पे काम कर रहे हो, आपकी काफी मीटिंग हर्डल्स होती है, तो आप लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हो नर्वसनेस के लिए। काफी न्यू कमर्स के लिए वाली टेक्निक काफी अच्छी है, क्योंकि होता यह है कि न्यू कमर्स जब भी ऑफिस के अंदर न्यू ज्वाइन करते हैं तो उन्हें काफी नर्वसनेस होती है, इंट्रोडक्शन कैसे दे या न्यू न्यू चीजें कैसे एक्सप्लोर करे, ठीक है। तो ये नर्वसनेस तुम हाँ इन टेक्निक्स को यूज करके हटा सकते हो। सो दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक। थैंक यू सर फॉर टेलिंग दिस टेक्निक, क्योंकि बहुत यूजफुल है। और बेसिकली नर्वसनेस एक ऐसी चीज है कि जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को होती है जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हम उस चीज की करते नहीं, हम करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है ये ठीक है, रट्टा मार के जाते हैं। बेसिकली नर्वसनेस कब होती है कि जब आउट ऑफ बॉक्स कुछ तुमसे पूछ लिया जाता है, देन इज अ नर्वसनेस। अभी तक जितनी आपने टेक्निक्स बताई नर्वसनेस रिलेटेड हो चाहे स्वेट एनालिसिस रिलेटेड हो, तभी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत कम लोग इनसे अवेयर होते हैं। एंड अब मुझे लगता है कि डेफिनेटली लोग इन वाली चीज टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ थोड़ी तो इजी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप बोलते हो, क्योंकि एक एक्टिव माइंड ही एक प्रोडक्टिव रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल माइंड से तो रिजल्ट आने से रहता बिल्कुल है। स्ट्रेसफुल माइंड में तो अभी हो गया अरे मैं काम कैसे करूँ, काम करना है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक पॉजिटिव माइंड है कि स्माइल, कीप स्माइल ऑन योर फेस और काम करते रहो, तो वो एक लाइक लिटिल बिट तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजियर होता है। बिल्कुल। तो सर अब एक फिंगर टिप टेस्ट है, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी, और इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूरो साइंस। तो सर आप कैसे देखते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली और उसका क्या यूज है और कैसे वो इम्पैक्टफुल है? मुझे लगता है कि अगर किसी को एक ना हार्वर्ड बिजनेस की एक स्टडी भी आई थी, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि अगर किसी को कोच करना है, और वो कोचेबल कौन होगा, कोचेबल वो होगा जिसके पास सेल्फ मोटिवेशन है और लर्न और चेंज के लिए जो अपने आप को एडेप्टिव मानता है, उसको आप कोच कर सकते हो। लेकिन कोच करने के लिए आपके पास कोई टूल तो होना चाहिए। अब टूल हो सकता है या तो काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, या फिर जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट टेस्टिंग, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट का जो सबसे बड़ा यूएसपी है, वो हम एक भी सवाल नहीं पूछना हमारी यूएसपी है। व्हाट डज इट मीन्स कि हम आपको बाउंड नहीं कर रहे कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए ताकि हम आपको जज करें या आपको समझें। हमारे पास समझने का जो टूल है आपको, इस ब्रेन को, वो है हमारा फिंगरप्रिंट टेस्ट। क्या होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब 14th वीक के आसपास उसका ब्रेन बनना शुरू होता है और 17th वीक 21st वीक तक उसका बनता है। तो इस पीरियड में जब ब्रेन बनता है तब फिंगर टिप्स भी बनते हैं। और रिसर्च बोलती है जिसके ब्रेन है उसके फिंगर टिप्स भी होते हैं, अगर ब्रेन नहीं है तो फिंगर टिप्स भी नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह का पूरा प्रोसेस होता है। तो यानी कि ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है फिंगर टिप्स। एंड लेट मी क्लैरिफाई, इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट पामिस्ट्री, और ये साइकोलॉजी भी नहीं है। ये कंप्लीटली न्यूरोसाइंस बेस्ड रिसर्च ये कहती है कि अगर आप ब्रेन को समझ लो, कैसे समझ सकते हो, फिंगर टिप्स पे। जैसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, दो एक जैसी शक्लों के मिलते जुलते लोग हो सकते हैं, एक जैसे रंग जैसे, आंखों जैसे, कान जैसे, बॉडी जैसे, हाइट जैसे, वेट जैसे, लेकिन फिंगर टिप्स सेम हो सकते हैं। आई थिंक सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो फिंगर टिप्स किसी की मैच ही नहीं हो सकती। 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स हैं। इसको क्या समझें, 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। यानी कि आप कौन हो ये आपकी शक्ल, आपकी बॉडी, वेट से पता नहीं लगता, आपके फिंगर टिप से पता लगता है कि आप कौन हो। आपकी पहचान आपके फिंगर टिप्स हैं। तो वहां से आपको डिटेल में पता लगता है कि
फिंगर टिप क्या है, यानी कि ब्रेन क्या है, ठीक है, उसका गेट है, एंट्री गेट है ये। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब फिंगर टिप्स से, मतलब दिस आर फिंगर टिप्स, हाँ। राइट? इनसे कैसे, मतलब ये इन फिंगर टिप्स से कैसे कोई पता लगा सकता है? मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने कभी पहले सुना नहीं। और प्लीज सर आप बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि कैसे पता लगा सकते हैं। हमारे ब्रेन के ना 10 हिस्से हैं, राइट ब्रेन और एक हमारा लेफ्ट ब्रेन और एक हमारा राइट ब्रेन। उसके साथ हमारा पूरा पूरा हाथ ऐसे कनेक्टेड है। कैसे? ये हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। और ये ब्रेन का हमारा अगला कॉर्टेक्स है, जैसे फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे रिप्रेजेंट करता है। जो मिडिल फिंगर है वो पैराइटल कॉर्टेक्स। पैराइटल का मतलब जहाँ से हमारी फिजिकल एनर्जी आती है। ये जो रिंग फिंगर है वो हमारा टेम्पोरल लोब, जहाँ से हम सुनने का काम करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, टोन, लैंग्वेज, वो यहाँ से आती है। जो ये हमारे लिटिल फिंगर्स हैं, यहाँ से आते हैं एस्थेटिक सेंस, कलर सेंस, मुझे डार्क कलर पसंद आएंगे कि लाइट आएंगे। आपके 5 सेंसेस, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल, आपकी रीडिंग करने की हैबिट है या नहीं है, बहुत सारी डिटेल यहाँ से निकल के आती है। तो यहाँ से जब हम ब्रेन पता लग जाता है कि इस ब्रेन की क्या डेंसिटी है, इसको कितनी पावर मिली है, स्ट्रेंथ मिली है या नहीं मिली है, व्हाट इज स्ट्रेंथ मीन, उसमें कितने न्यूरॉन्स मिले होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन है ये। और फिर उसका प्रोसेसर कैसा है, इसका सोचने का, इस पे पैटर्न कौन सा बना हुआ है। तो उसमें 2 लोग लगते हैं, एक जो फिंगरप्रिंट को पढ़ते हैं, दूसरा जो इस पैटर्न का बिहेवियर का है। तो 2 चीजें पता लगती हैं इससे। तो पैटर्न पता लग गया, उससे बिहेवियर पता लग गया, स्ट्रेंथ पता लगी कितनी डेंसिटी है। तो यहां से पता लगता है कि इस ब्रेन में ये वाली स्ट्रेंथ है और इस ब्रेन में ये वाली स्ट्रेंथ नहीं है। तो पूरा डिटेल पता लगता है, बिहेवियर, आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन में एक्ट करने वाले हो, रिएक्ट करने वाले हो, टीम से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, आपको अकेले रहना पसंद है कि टीम के साथ रहना पसंद है, आप किसी के साथ किस तरह बात करने वाले हो, कितनी जल्दी आप इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो या बहुत ही सोच समझ कर लेते हो, या इतने ज्यादा इनडिसिसिव हो कि आप डिसीजन ही नहीं लेते, या हमेशा डे ड्रीमिंग में रहते हो, जिसको आजकल नया वर्ड दे दिया, ओवर थिंकिंग दे दिया हमने, या आप इतने ज्यादा खाली प्लानिंग करते रहते हो और लेकिन एक्शन लेने के नाम पर खाली पड़े रहते हो, या इतने ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो कि आपसे एक जगह फोकस ही नहीं किया जाता। आजकल इसको नया वर्ड दे दिया, एडीएचडी हो गया जी, अटेंशन डेफिसिट हो गया। अरे पहले समझ तो लो क्या है। तो सारा डिटेल में पता लगता है कि एग्जैक्टली ये ब्रेन है क्या और इसको कहाँ तक लेके जाया जा सकता है। सर जैसा भी आपने बताया, फिंगर टिप टेस्टिंग से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, इसका एक्शन प्लान क्या होंगे, ये किस चीज में अच्छा हुआ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो है, ठीक है, ये हो गया पाल्मिस्ट एरिया, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस इज फिंगर टिप। ये फिंगर तो टिप दिस इज पार्ट ऑफ द न्यूरो साइंस, या ठीक है। तो ये अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद कोई एक्सपर्ट उसके ये फिंगर टिप देख के बता सकता है कि इसका करियर कहाँ जाएगा, किस फील्ड के लिए बेटर होगा, मतलब। देखो वो तो होगी प्रेडिक्शन, लेकिन ऑब्वियसली जिस दिन बच्चा 1 दिन का है, जिस दिन पैदा, उस दिन भी बता सकता है वो, ठीक है। लेकिन फिंगर टिप दिखने के लिए विजिबल हो तो मान के चलते हैं कि 3 साल का बच्चा हो जाए तब आपको देखने चाहिए, उससे पहले। अच्छा, उसका पर्पस प्रेडिक्शन करना नहीं है, आपके सवालों का सही जवाब देना है ताकि उस बच्चे को सही जगह से नर्चर किया जा सके। जैसे पहला सवाल, बच्चे को राइट हैंड से लिखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड से लिखना चाहिए? अगर सही तरह से वो राइट हैंड पिक कर ले, या जैसे आई एम अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन, अब मान लीजिए मुझे आप राइट हैंड से लिखने के लिए बोल दो तो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट है, तब भी होता तो मेरे लिखने की पावर कम हो गई। उससे क्या हुआ, मेरी बहुत सारी जो चीजें कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम में लिखे हुए के मार्क्स मिलते हैं, बोले हुए के नहीं मिलते। अब मैंने गलत हाथ से लिखा तो मेरे मार्क्स भी तो कम हो गए। और अगले 21 साल तक आप मुझे इसी पे तो जज करने वाले हो कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। मैं पढ़ने में अच्छा हूं तो अच्छा, मैं पढ़ने में बुरा तो बुरा। लेकिन पढ़ने में अच्छा मतलब क्या मैंने रिप्रेजेंट सही किया, समझ में आया नहीं है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, इस बच्चे को समझ में आया, लिखा कैसा। तो पहला डिसीजन यहीं से होता है। तो आपको हेल्प कर देता है टेस्ट कि आपके लिए कौन सा हाथ सही है। गेम्स में जाना है आपने, कौन सा गेम आपके लिए अच्छा है, टीम गेम अच्छा है कि इंडिविजुअल गेम अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है आपके लिए या नहीं अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। इवन इतना कि कोई बोलता है ना, जैसे मैं साइंस में वीक हूँ, साइंस में फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, आपकी मैथ्स भी आ गई, बायो भी आ गई। हम यहाँ तक बात करते हैं कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो इस ब्रेन की बात हो रही है, आपकी अलजेब्रा वीक है तो इस ब्रेन की बात हो रही है, आपकी केमिस्ट्री वीक है तो इस ब्रेन की बात हो रही है, और अगर फिजिक्स वीक है तो इस ब्रेन की बात हो रही है। और अगर आपकी मैथमेटिक्स का कंसेप्चुअल पार्ट, जिसमें आपकी डिजिट्स आ जाते हैं, वो इस ब्रेन की बात हो रही है। इंग्लिश ग्रामर इस ब्रेन की बात, संस्कृत इस ब्रेन की बात, आपकी हिंदी ग्रामर इस ब्रेन की बात। तो हर हिस्से का अलग अलग काम है। तो इतने माइक्रो लेवल पे जाकर हम बात करते हैं, वो भी बिना पूछे। तो सर ये चीज बहुत पहले से थी प्रेजेंट हमारी सोसाइटी में, या फिर ये चीज अभी बूम हुई है? क्योंकि न्यूरो साइंस इज अ वर्ड तो बहुत पुराना था, लेकिन अभी लोगों ने जानना स्टार्ट किया। तो ये फिंगर टिप्स जो टेस्ट है, ये बहुत पहले से होता रहा या फिर अभी
कुछ न्यू टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से जैसे चल रहा है? जैसे समस्याएं बढ़ती जाएंगी हम्म, आपको नई नई चीजें पता लगती जाएंगी। फिर भी हमारे यहाँ पर भारतीय शास्त्रों में भृगु संहिता के अंदर सामुद्रिक शास्त्र के अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ लिखा हुआ है। 100 लगभग 132 तरह के फिंगर टिप्स लिखे हुए हैं कि किस किस, जैसे पहले बोला करते चक्रवर्ती सम्राट, आपने वर्ड सुना हाँ होगा। हाँ सुना है क्या सुना मतलब था इसका? चक्रवर्ती मतलब जिसके सारे चक्र बने हुए हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान जी के शंख हुआ करते थे, शंख जिसको आजकल हम लूप बोलते हैं, चक्र को हम वर्ल बोलते हैं, उसके भी सब क्वालिफिकेशंस हैं। फिर भी मेडिकल साइंस उसको कब से इस पे रिसर्च कर रही है, बहुत सारे केसेस को समझने के लिए, डाउन सिंड्रोम केसेस समझने के लिए, एनेनकेफली, पता है कितने तरह के केसेस को, कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये वाला पैटर्न्स यूज होते हैं। तो ये मेडिकल साइंस में भी है और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। सर आपके एग्जाम्पल था कि जैसे कि हमें राइटिंग के साथ से करनी चाहिए बच्चों बचपन में, हम लेकिन बोलते कि सीधे हाथ से लिखो, लेकिन मैं सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फोर्स मत क्या करो कि उल्टे हाथ से मतलब सीधे हाथ से लिख, क्योंकि मे बी उल्टे हाथ से वो अच्छा प्रेजेंट कर पाए अपने आप को रेदर देन सीधे हाथ से। और सर होता क्या है ना कि सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन बना है जो उल्टे हाथ से काम करेगा तो मतलब उसका नाम खबूर रख देंगे, ऐसा कुछ होता आप है। मुझे कबूल बोल रहे हो? मैं नहीं भी उल्टे हाथ से लिखता हूँ। भाई पार्ट करेंगे अरे नहीं सॉरी। नहीं, जस्ट किडिंग, चलने देना, कोई ठीक है दिक्कत नहीं ठीक है, है। क्योंकि सर एकदम। मैं भी लेफ्टी हूँ, सो जैसे कि मैं हाँ। लेफ्ट हैंड से खेलता था और मैं गांव में चला गया तो वहां सब राइट हैंड से खेलते थे क्योंकि ये फोर्सफुली या फिर आ जाती, लेकिन जब मैं लेफ्टी खेलता था अरे लेफ्टी ये लेफ्टी खेलता, अरे ये लेफ्टी खेलता है, तो एक परसेप्शन ऐसा कि लेफ्टी है तो वो बंदा गलत काम कर रहा है, ऐसा सोसाइटी के अंदर परसेप्शन है कि मैंने तो लेफ्टी ये को सुना है गलत जो है। लेफ्टी होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होते हैं। हाँ लिटिल बिट मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कम में हम्म, कि मैं मुझे पता लगता है कि अच्छा ये है तो मतलब मैं उन्हें फिगर आउट कर लेता हूँ, मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। हम्म, तो मैं जैसे कि ये एक मैंने खुद की एनालिसिस है कि जब मैं पढ़ाई करता था पहली बार तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, हम्म, लेकिन जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया तो मैं एक रात पहले पढ़ता था और मुझे एक रात में ये पता लग जाता था कि कल क्या होने वाला है क्या एग्जाम होने वाला में। है। और लेफ्ट ब्रेन का काम है ये। हाँ, और बहुत अच्छा, बस मैं बुक वैसे रीड करता था, ऐसे करता था, एक सिर्फ चित्रा करके आती थी तो वो पूरी बुक पढ़ता था, अच्छा ये है और सब समझ आ गया, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, और सर हो भी जाता था। मैथ नहीं होता था सर कभी। मैथ्स लेफ्ट ब्रेन का काम नहीं है, राइट, सॉरी, मैथ्स लेफ्ट ब्रेन का काम है, और जो जो आप बात कर रहे हो वो राइट ब्रेन का काम है। तो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस इंट्यूशन पावर, ये सब राइट ब्रेन से आती है। कॉन्सेप्ट सारे लेफ्ट ब्रेन से आते हैं। तो सर जैसे कि आपके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा और मुझे पता लगा कि आपने 9000 प्लस स्टूडेंट और प्रोफेशनल को आपने गाइड किया, तो सर आपने किन टर्म्स में गाइड किया, क्या स्ट्रेस टर्म में गाइड किया, और सर आपको क्या फीडबैक्स मिले, और सर क्या कोई रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पे लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया हो किसी के लिए? हम्म, देखो फीडबैक्स के लिए तो हमारा गूगल रिव्यू, हमारा यूट्यूब भी बहुत काफी है। हम्म, मोर देन 500 टेस्टिमोनियल्स वहाँ पे वीडियो रिटर्न पड़े हैं वहाँ पर, 5 स्टार रैंकिंग, वी आर हैविंग अ 4.9 रेटिंग। व्हाई? बिकॉज अच्छा ये भी नहीं कि एक एक लाइन के हैं, लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया है वो उन्होंने 15-15 लाइन में लिखा है। इवन जैसे किसी को मैं एक कॉलेज की बात है, नाम नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे जाके पढ़ा है, आप जाके देख लेना। हम्म, अब उनके लिए एट द एज ऑफ 38 उन्होंने हमसे जब टेस्ट करवाया था, और वो इस पोजीशन पे थी क्योंकि बहुत सारे एमओईज डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो वहां हमने उनको गाइड किया था कि ये आपको पेन पॉइंट आता है और इसकी वजह से आपकी जॉब के ऊपर एक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जॉब, क्योंकि आपको उसमें दिखता है कि यार ये मैं एमओई पूरा पढ़ नहीं पा रही हूँ, या उसको आप टालते हो एंड तक। किस काम को टालते हो? जिसमें आपका ब्रेन सपोर्टिव नहीं है। तो हमने इसका सोल्यूशन बताया। पहले तो उनको एक्सेप्टेंस नहीं थी, एक्सेप्टेंस जैसे उनको अच्छा इस कारण से हो रहा है, तो एक्सेप्टेंस आने से क्या हुआ, वो गिल्ट कम हुआ कि मैं अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रही। वो जैसे ही वो कम हुआ तो उसका सॉल्यूशन पे काम किया, एक्शन में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ, उनकी जॉब में प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है। अब जॉब में प्रोग्रेस का क्या रीजन था? आप अपने ब्रेन का अगर पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, पूरा यूज कर रहे हो, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी, लर्निंग पावर बढ़ जाएगी। नहीं तो हर वक्त ये लड़ाई लड़ी जाएगी, अगले दिन जाके फिर वही जॉब करनी, क्योंकि आप ब्रेन के अगेंस्ट चल रहे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत जिनको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना ही नहीं जाना, ठीक है ना। 2 कारणों से, एक फैमिली सपोर्ट में नहीं थी, दूसरा कारण सबसे बड़ा, क्या वो मेरे लिए इतनी सस्टेनेबल रहेगी, क्योंकि वो बहुत रिस्की जगह है। कैसे? क्योंकि उसमें करियर कितना जल्दी बूम करेगा, नहीं करेगा, आइडिया नहीं है। इस बहुत अनसर्टेनिटी है उस फील्ड के अंदर। जो हमने टेस्ट किया, हमें बहुत क्लियर था, एंड नाउ बाय गॉड ग्रेस शी इज द टॉप ऑफ द कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन भी उन्होंने फैशन में किया और अब इसके अंदर है। एंड अगर उसका टेस्टिमोनियल दिखाऊं, 15 मिनट का टेस्टिमोनियल है भाई,
15 मिनट तक बताया उसकी लाइफ में क्या क्या, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि जो बन रही है उनके उसमें क्या चेंज आया। ऐसे बहुत सारे एक कंपनी है जिनकी हमने पूरी टीम को हमने हेल्प किया था, कौन से व्यक्ति को अपने सेल्स में डालना है, कौन से व्यक्ति को मार्केटिंग में, कौन सा वीडियो एडिटर के लिए, कौन सा कंटेंट लिखने के लिए, कौन सा आपका रिप्रेजेंटेशन बनने वाला है, कौन सा फ्रंट डेस्क पे रहने वाला है, कौन सा अकाउंट्स में रहने वाला है। सीवी क्या बोल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये ब्रेन उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है क्या, हम तो ये देख रहे हैं। आपने बुलाया किसी को सेल्स के लिए और वो व्यक्ति सेल्स के लिए अगर वो ब्रेन नहीं है, सीवी बोल रहा है, एमबीए कर रखा है, तो 3 महीने बाद जॉब छोड़ के चला जाएगा या आप निकाल दोगे। तो अब तक आपका पैसा लग गया, एनर्जी लगी, ठीक है। तो आप अभी क्या करना था, हमने कल टेस्ट किया तो वहां से हमने पूरी कंपनी को हेल्प किया उसको। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इतनी सर अगर हम इस बात से देखिए तो इन फ्यूचर में न्यूरो साइंस एक्सपर्ट कंपनी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक टॉप जायंट्स कंपनी जो काफी बल्क में हायरिंग करती है कि टॉप पोजीशन पे ये बंदा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके पास अगर आप किसी व्यक्ति को हायर कर रहे हो तो 2 चीजें हो रही हैं। एक, वो व्यक्ति जब हायर हो रहा है उसके कॉन्फिडेंस की भी बात है, दूसरा जिसने हायर किया उसके पास भी एक है कि अगर वो चला गया छोड़कर या वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो जो नया आएगा उसके लिए फिर और प्रॉब्लम होगी। तो आपका टाइम, पैसा, एनर्जी बचाने के लिए, दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है अपने बारे में या हम किसके लिए हायर कर रहे हैं पता होना जरूरी है। ये बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। एग्जैक्टली सर, काफी बार क्या होता है कि आ, अच्छी पोजीशन पे कंपनी हायर करती है, लेकिन क्या होता है उसकी बैक जो एक्सपीरियंस उसे देख के तो उन्होंने हायर कर लिया, लेकिन होता क्या है कि वो आगे कि उसका मन नहीं लगता क्योंकि उसका वो फील्ड ही नहीं है। तुमने उसे चूज तो कर लिया क्योंकि ये वहाँ मैनेजर था, ये यहाँ भी मैनेजर बन जाएगा, लेकिन वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो फील्ड ही नहीं है। सो इट मीन्स कि न्यूरो साइंस एक्सपर्ट वहाँ पर रीड करते हैं क्या ये बंदा इस पोजीशन के लिए सही है या नहीं है। देखो इसमें 2 चीजें अलग अलग हैं। अगर आप मेरे से खाली फिंगर टिप एनालिसिस के हिसाब से पूछ रहे हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन मैं मन के तो देखो बहुत खिलाफ हूं मैं, कि अगर आपको पता है आपके लिए जरूरी है, मन आपका क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। मैंने जैसे बैंक में काम किया, मुझे पसंद भी था और मुझे पता भी था कि मेरे लिए जरूरी है, तो मुझे करना ही था। अब लेकिन कोडिंग जैसा काम जो मुझसे होने ही नहीं वाला, जो मेरे ब्रेन की पावर के बाहर है, मेरी समझ के बाहर है, तो मुझसे होगा नहीं। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो वहां मेरा मन काम नहीं आएगा और ना ही मेरा ये काम आएगा कि मेरा इंटेंट है काम करने का, क्योंकि वो मुझसे हो नहीं रहा तो क्या करूं। बैंक के अंदर मुझसे काम हो रहा था और मेरा इंटेंट था या नहीं था वो बात की बात है, लेकिन मुझसे काम हो रहा था तो मेरा कुछ मन था। अब मन को कंट्रोल करना, जब मेरा मन कंट्रोल में नहीं था, मुझे कर लगा एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो मैंने क्विट भी किया उसको। तो मैं ये देखता हूँ अगर मैं तब थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लेता कि हाँ ये कुछ और चीजें कैलकुलेट कर लेता, थोड़ा सा और समझ लेता, तो मेरे डिसीजन अगले 3 साल के लिए और बेटर हो सकते थे। तो यहाँ फर्क पड़ता है कि आपको देखना पड़ेगा कि मन है या आपका ब्रेन की पावर है। इंटरेस्टिंग। तो सर जैसे मन की इतनी बात हो ही रही है, तो आज की इतनी टफ लाइफ के अंदर 2 चीज कभी नहीं हो पाती, या तो तुम जॉब कर लोगे या तो वर्कआउट कर लोगे। तो मैंने हमेशा सुना है कि यार जब से जॉब नहीं कर रहा था, जब जॉब नहीं कर रहा था वर्कआउट अच्छा हो रहा था, जब से जॉब लगी वर्कआउट नहीं हो रहा। तो मन तो बोलता है कि सुबह 5 बजे उठ जा, लेकिन माइंड बोलता है कि 1 घंटा और सो जा, आराम से पूरे दिन बैठ के काम करना। लेकिन सर यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करना, इस टेक्निक को अनलॉक करना, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल कर पाए। और वो जो चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, वो चीज लाइक वर्कआउट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हम मन है नहीं उठ रहे, 5 बजे नहीं उठ रहे, तो वो क्या टेक्निक से अनलॉक करे और ताकि वो चीज भी हो पाए जो इम्पोर्टेंट है। अगर खाली सिर्फ टेक्निक समझनी है तो मैं हाईली रिकमेंड जो वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास सच में समय की उतनी कमी है, डायलॉग वाला नहीं कि हाँ यार टाइम मतलब मैनेज तो करना पड़ेगा, वो डायलॉग नहीं। ठीक है मैं समझता हूँ आप सुबह 7 साढ़े 7 घर से निकल रहे हैं, रात को 9 बजे घर आ रहे हैं, उसके बाद श्रद्धा भी नहीं बचती भाई कि हम कर पाए। वहाँ हाईली रिकमेंड, अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली ओके, एक सुपर ब्रेन पावर योगा होता है। सुपर ब्रेन पावर योगा में सिटअप्स होते हैं, आपको दोनों कानों को ऐसे पकड़ना है और नीचे जाना है और ऊपर आना है। जब नीचे जाएंगे तो सांस लेंगे, जब ऊपर आएंगे तो मुंह से सांस छोड़ेंगे। सिर्फ 15 ये कर लो, दिन में 2 बार कर लो। अगर 2 बार नहीं कर सकते तो सुबह 30 कर लो, तो 2 से 2.5 मिनट लगेगा। आपकी स्पाइन, आपका ब्रेन और आपका माइंड तीनों कनेक्ट हो जाता है। जैसे आपने दोनों कान पुल किए, ये दोनों ईयर लोब्स के यहाँ से मैंने पुल किया तो मेरा ये वाला ब्रेन एक्टिव हुआ, ये वाला ब्रेन एक्टिव हुआ। जब मैं नीचे गया, मैंने सांस ली तो मेरी पूरी स्पाइनल के अंदर पूरा एकदम इरेक्ट हुई वो। जब मैं ऊपर आया तो मैंने जितना भी था सांस था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मैंने मुंह से बाहर निकाला फोर्सफुली करते हुए,
तो मेरे अंदर से जितने भी नेगेटिव था या जितना भी मेरा लथार्जिक था वो सब बाहर आया। तो ये सेटअप साइंटिफिकली प्रूवन है सुपर ब्रेन पावर योगा कि आपके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब इतना 2.5 मिनट तो निकालना पड़ेगा यार। 2.5 मिनट निकाल के मतलब बंदा अपने मन पे जरूर कंट्रोल पा लेगा, मन पे भी तन पे भी, तन पे भी। दोनों पे। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो चीज है, ये योगा, ये तो बहुत यूजफुल है, स्पेशली फॉर द वर्कर्स जो कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट है, जो जो कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं कर रहा, और अपनी जस्ट बिकॉज ऑफ की लेजीनेस की वजह से वो काम छोड़ देते हैं। तो आई थिंक सो यू शुड यूज दिस टेक्निक एज वेल इन योर डेली रूटीन, और यार 2-2.5 मिनट तो मैनेज कर ही सकते हो, इतनी क्या बड़ी बात है। सो थैंक यू सर फॉर टेलिंग दिस Anytime. टेक्निक, और मे बी बहुत यूजफुल होने वाली सर, क्योंकि मैं खुद वेट गेन करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता सुबह उठने का। बहुत सारे लोगों का नहीं करता भाई, बहुत सारे लोगों का नहीं करता। और दैट्स इंटरेस्टिंग सर। एक मेरा क्वेश्चन था आपसे रिलेटेड, जैसे कि इतनी ऑफिस की बात हो रही है सर, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी कोई एक पर्सन है, वो अपनी विजिबिलिटी कैसे क्रिएट करे इन अ सोसाइटी, इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, इन अ वर्किंग स्पेस, तो कैसे एक विजिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, व्हाट आर द फिनोमिनल थिंग्स कि जो हम करें और ताकि वो विजिबिलिटी क्रिएट हो, अट्रैक्टिव व्हाट वी कैन डू। इस पे दो तरह से बात कर सकते हैं। एक तो होता है अट्रैक्टिव बनने का मतलब क्या होता है, अगर साइंस की बात कर रहा हूँ तो आपका ऑरा, ऑरा मतलब आपकी जो बॉडी है, बॉडी के बाद एक बॉडी से आपके तरंगे निकलती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसमें से निकलती है बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा और गामा, 5 तरह की तरंगे। अगर उस ऑरा को बड़ा कर लो तो भी आप अट्रैक्टिव हो जाओगे बिना बोले। ठीक है, आप में से जैसे हम जब किसी गुरु से मिलते हैं, स्पिरिचुअल लीडर से मिलते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत नॉलेजेबल है, तो हमें उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है नहीं होता? एक किसी 6 महीने के बच्चे से मिलते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है क्योंकि उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली। इवन ये तो एक थेरेपी है कि आप बच्चों के बीच में रहो ताकि आप हील हो जाओ, क्योंकि बच्चे का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स का स्ट्रांग बहुत होता है। तो ऑरा आप कर लो या तो स्ट्रांग, अगर सच में अपने पे काम करना है तो। वो मेडिटेशन से हो सकता है, हॉबीज को फुलफिल करके हो सकता है, गॉसिपिंग बंद करने से हो सकता है, बिचिंग करने से बंद करने से, मतलब बिचिंग मत करो आप तब भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। पानी को चार्ज करके पी सकते हो, यानी कि उसको बोल के पी सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मतलब सच में करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया या आज अपना खुद का जो हम अपनी कंपनी रन कर रहे हैं उसके अंदर भी देखता हूँ, अगर आप फेक हो ना तो आपको कोई बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप नेचुरल हो ना, आप बोल दो यार नहीं आता है यार, जितना नेचुरल हो। और नेचुरल रहने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखो नई चीजों के साथ। जितना आप अपडेट रहोगे, आप उतना बताओ। आप सिर्फ इसलिए अगर फेक कर रहे हो कि हाँ यार मुझे आसपास क्या चल रहा है उसका मैं फेक बता दूं, तो सामने वाला भी बेवकूफ नहीं बैठा। जितना नेचुरल और तो हम्बल वे में बोलता है यार नहीं आता, तो आपको लोग उतनी जल्दी पसंद करते हैं। तो ये 2 चीजें लगती हैं मुझे, एक साइकोलॉजिकल हो गया और एक साइंटिफिक हो गया। तो इतना कर लेंगे मुझे लगता है हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान है, बहुत आराम से। Thank you so much sir for giving the insightful information to us, or the information like on a SWOT analysis, brain performance, जहाँ हमने जिस दिन बात की व्हाट इज न्यूरो साइंस, ये टर्म मतलब इतना पॉपुलर हो चुका है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। एंड आपने इतनी अच्छे से बिल्कुल वाइड इन अ वाइड एक्सपेक्ट आपने इतना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मतलब एक एक चीज आपने इतनी ओपनली बताई। दीज आर वेरी यूजफुल एंड देयर लॉट ऑफ टेक्निक्स कि मन पे कैसे कंट्रोल पाना है और वर्कआउट कैसे करना है। So thank you so much for giving all the tips to this youth, and I hope this is all the benefit to us, to you guys. Please use these techniques जो सर ने अभी बताई है, और ये बहुत यूजफुल होने वाली है, स्पेशली मन पे कैसे कंट्रोल करना है यार। 2.5 मिनट जो है वो तो मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगी फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो बोलते हैं कि यार टाइम नहीं मिला, 2 बजे शिफ्ट है और वो अमेरिकन शिफ्ट है, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है, तो प्लीज फॉर 2.5 मिनट इज अ गुड थिंग। एंड दिस बहुत अच्छा सेशन है आपके साथ। माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी। आपने एक नई जर्नी शुरू की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।